ओके। तो आज के जो पहले तो हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं 1D एरे के। एक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एरेज है एंड एक है सब एरेज ऑफ एन एरे। ये दो क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर 2D एरे स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने ज्यादा लिखा नहीं है अभी आज। अरे यार म्यूट कर लो यार। ठीक है, तो मतलब मैंने ज्यादा अभी लिखा नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिस्कस हो भी नहीं पाएगा। मेमोरी मैपिंग के कॉन्सेप्ट में टाइम चला जाएगा आज, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं यार, अब कर देना स्टार्ट, एक बारी चैट में बता दो। गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग। कर दे स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करना है आप लोगों को, डिफरेंस ऑफ टू एरेज। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एरेज शीट में, पर मैं लिंक भेज रहा हूँ चैट में। पेप कोडिंग के ही हैं आज दोनों क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। और जिन लोगों ने मतलब अगर 2-3 दिन पहले शीट देखी हो तो वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन था सबसेट्स ऑफ एन एरे, तो वो कहाँ चला गया। वो एक्चुअली में बात यह है, मैंने वो वाला क्वेश्चन जो है रिकर्शन में शिफ्ट कर दिया है। और उसका रीजन ये है कि जो आइटरेटिव तरीका है उस क्वेश्चन को करने का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। मतलब पहले हम लोगों को डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है और फिर बाइनरी नंबर से हम सबसेट बना रहे होते हैं। तो जिनको आइडिया है वो समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा हम लोग डायरेक्टली रिकर्शन में देख लेंगे सबसेट्स ऑफ एन एरे, क्योंकि वहाँ जो तरीका है वो इंट्यूटिव ज्यादा है, वो समझ में ज्यादा आता है। एंड प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वाइज दोनों सेम ही है सोल्यूशन, चाहे रिकर्शन कर लो चाहे आइट्रेशन कर लो। तो इसलिए हम रिकर्शन में ही करेंगे वो डिस्कस डायरेक्टली। अभी के लिए ये करना है आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एरेज। और एक बार ही बता दो यार, ये जो कल क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला ऐड वन टू एन एरे, ये करा है या छोड़ दिया। यस बता, सर। हो गया। और लोग बताओ। यस सर। तो अगर किसी ने छोड़ा भी है तो एक बारी मैं मतलब यहाँ पे सबमिशन में दिखा देता हूँ कोड। वैसे दिखा देता हूँ कोड, एक बारी देखना हो तो देख लो। मतलब ऑब्वियसली मैंने सिर्फ ऐड टू एरेज वाला लॉजिक ही छापना था, इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है। बेटर तरीका हो सकता है इसको करने का, बट मैंने ऐड टू एरेज वाला लॉजिक ही एज इट इज लिखना था, तो मैंने जो दूसरा एरे था उसको 1 बना दिया और पहला एरे जो हमको दे रखा है डिजिट्स उसको एज इट इज रखा। और बस दैट्स इट। इसके बाद तो जो हमारा एडिशन का लॉजिक था मैंने वही लिख रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगर चाहिए होगा किसी को तो बता देना, मैं कोड भेज दूंगा बाद में। वैसे इसको डाल ही दूंगा गिटहब पे, तो डाल ही दूंगा, तो तब देख लेना। तो अब 2 मिनट ले लो आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एरेज या डिफरेंस ऑफ टू एरेज जो भी है क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको मेरे को बताना होगा पहले कि क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे वो बताना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो। ठीक है, एक बारी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो कोई, क्या करना है क्वेश्चन में। मतलब सब्ट्रैक्ट तो करने हैं एरे, ये मत बोलना 2 एरे सब्ट्रैक्ट करने हैं। एग्जैक्ट मतलब क्या स्पेसिफिकेशन दे रखी है क्वेश्चन में।
हाँ जी। सर इसमें दो दो एरे दे रखे हैं, तो A2 एक हमें पहले से बता रखा है कि A2 जो एरे होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी नंबर की वो A1 से बड़ी होगी। ठीक है। और उसमें हमें उसी के अकॉर्डिंग से हमने नंबर्स में किया था वैसे ही इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, एक बोरो ले लेंगे, हाँ ठीक है। वैसे ही रन तो करेंगे। इस बारी जो क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्ट टू एरेज। कल हम लोगों ने ऐड टू एरेज करा था। तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं हम दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दो नंबर है मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि 1023, एक ये नंबर ले रहा हूँ 1023, एंड एक कुछ कुछ भी ले लो यार, लेट से यहाँ पर ठीक है यहाँ पर ले लेता हूँ 451। ठीक है, ये एक नंबर ले लेता हूँ। तो मैंने दो नंबर ले लिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्वेश्चन में पता है क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो सेकंड एरे आप लोगे, पहले आपको दो एरे इनपुट लेने हैं। मतलब पहले तो इनपुट का काम यहीं पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला, यू आर गिवन अ नंबर n1 रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ एरे वन। ठीक है, तो पहले मतलब n1 इनपुट लेना पड़ेगा। तो स्कैनर बनाएंगे और n1 को इनपुट ले लेंगे। तो ये n1 इनपुट ले लिया। फिर कह रहा है यू आर गिवन n1 नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे वन। तो ठीक है, तो हम पहले एक एरे वन बनाएंगे, न्यू इंट ऑफ साइज n1, और उसके बाद हम लोग एक लूप लगाकर इन नंबर्स को इनपुट ले लेंगे जो एरे वन के नंबर हैं। एरे वन ऑफ आई इज स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले नंबर मतलब बेसिकली पहले एरे के जितने भी नंबर थे उनको इनपुट ले लिया। नेक्स्ट अब ये कह रहा है फिर से वैसा ही सेम काम करना है। आपको n2 दिया होगा विच इज द साइज ऑफ एरे टू, और n2 नंबर्स को आपको इनपुट लेना होगा। तो मैं यार इसी चीज को कॉपी करता हूँ और हर जगह टू टू कर देंगे हम। तो अच्छा, और पहले ये भी तो लेना था, ये भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर n1 जहाँ पर लिखा है, एरे वन लिखा है, यहाँ भी वन लिखा है, और ये भी वन है, ये भी। तो इन सब जगहों पर टू कर देते हैं बस। ठीक है, तो हम लोगों ने दो एरे इनपुट ले लिए। n2 स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट एरे टू ऑफ n2 एंड 0 से n2 एरे टू। ठीक है, तो हमने दो एरे को इनपुट ले लिया है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर इनका बेसिकली डिफरेंस करना है। डिफरेंस जो है यहाँ पर हम लोग इसका एक एरे में भर के ही हमको लेकर आना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, कल हमने जब एडिशन देखी थी तो हम लोगों ने यार ये समझा था कि जो एरे का साइज होगा ना, रिजल्टेंट एरे का साइज, वो होगा बड़े नंबर का साइज प्लस वन। दैट वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ये चीज याद है कि जब हम लोगों ने देखा था कि यार 1000 मतलब अगर मैं 999 और वन इनकी एडिशन करता हूँ तो यार आंसर आ जाता है 1000। तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें मैं देख सकता हूँ कि जो बड़े एरे का साइज है प्लस वन हमारा रिजल्टेंट साइज होना चाहिए टू हैंडल द वर्स्ट केस सिनेरियो। दैट वाज इन एडिशन। अब मेरे को कोई सब्ट्रैक्शन में बता दो कि क्या मिनिमम साइज क्या होना चाहिए एरे का, मतलब मैक्सिमम साइज, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, कि सबसे बड़ा एरे A2 किस का केस में बन साइज, सकता है। सो जो हमें बोल ही रखा है A2 के अंदर लार्जर नंबर है तो उसी का साइज। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये समझना है कि जो मैक्सिमम साइज बन सकता है ना रिजल्टेंट एरे का, जो वर्स्ट केस हो सकता है इस बारी, वो ये है कि आपका एक नंबर तो हो कुछ भी, लेट से बहुत बड़ा, जैसे यहाँ पर एक ये नंबर है, और दूसरा नंबर आपका जीरो। तो जब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो यार आपको यही नंबर एज इट इज मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर जो आपको मिल सकता है वो उतने ही डिजिट्स कंटेन करता होगा जितने डिजिट्स आपका बड़े वाला एरे कंटेन कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पर हमको बोल ही रखा है कि बड़े वाला एरे A2 है, तो यानी यहाँ पर ये वाला एरे A2 है, यहाँ पर ये वाला एरे A1 है। तो यानी कि आपका जो रिजल्टेंट है उसका साइज A2 के साइज के बराबर होगा। पहले मेरे को चैट में बता दो क्या इतना क्लियर हो गया? बता दो एक बारी चैट में, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। दिस इज द दिस इज द कंडीशन when we can have the maximum size of the array, maximum size of resultant array, it is equal to, it is equal to size of larger array। भाई साइज ऑफ लार्जर एरे ही है इस केस में, हमको डायरेक्टली बता ही रखा है कि एरे टू है तो एरे टू है।
बट वैसे तो साइज ऑफ द लार्जर एरे है। क्वेश्चन लिंक दे रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन लिंक, भेज दिया चार्ट में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि साइज ऑफ द रिजल्टेंट जो है वो मैं रखूंगा A2 के साइज के बराबर। तो ठीक है जी, यहाँ पर मैं एक रिजल्टेंट बना लेता हूँ 4 साइज का। ठीक है, 4 साइज का है, मान लो यहाँ पे 0 1 2 एंड 3 इंडिसेस हैं। इधर भी इंडिसेस लिख देता हूँ, 0 1 2 3, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0 1 एंड 2। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब अब जो है हम लोगों को वही आई जे वगैरह वेरिएबल्स लेने हैं और अपना काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एरे 2 है, एरे 2 पे हम लोग जे वेरिएबल रख रहे थे कल, एरे 1 पर हम लोग आई वेरिएबल रख रहे थे, और यहाँ पर हम लोग के वेरिएबल रख रहे थे। काम तो हमको उल्टा ही करना है अभी, मतलब ट्रैवर्स तो हमको एरे में उल्टा ही करना है। सब्ट्रैक्शन तो ऐसे ही होती है ना, लास्ट डिजिट्स पहले सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो इनिशियल डिजिट्स हैं वो बाद में सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का लॉजिक इज द सेम लॉजिक जो हम लोगों ने एनी बेस सब्ट्रैक्शन में देखा था, तो वो सेम लॉजिक लगेगा। तो उसको बस मैं एक बारी लाइक दोबारा बता देता हूँ कि वो लॉजिक था क्या। लाइक पूरा इन डेप्थ नहीं जा रहा, बस आपको याद करवा रहा हूँ कि वो लॉजिक क्या था। तो अगर हम लोगों को दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक इनिशियली बोरो ले लेते थे 0, और फिर हमारी यार ये कंडीशन लगती थी। कंडीशन बता दो कोई आप में से ही कि क्या कंडीशन होती थी। एक मिनट रुको, अभी रुको, मैं पहले लिख रहा हूँ कि अगर हम लोग डिजिट 2 माइनस डिजिट 1 प्लस बोरो करते हैं और वो लेस देन 0 आता है तो क्या करना है, और अगर लेस देन 0 नहीं आता तो क्या करना है। अब बता दो इन दोनों में क्या क्या लिखना है मैंने। और रुक जाओ, कोई अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, चैट में भेजोगे और टू मी भेजोगे, मतलब एवरीवन मत भेजना। चैट में भेजना और सिर्फ मुझे भेजना, एवरीवन पे मत भेजना प्लीज, क्योंकि सबको पता चल जाता है फिर जो भी होता है। मेरे को देखना है एटलीस्ट कितने लोगों को याद है, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 दिन पहले पुरानी बात ही है। बता दो, अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन रिपीट कर दूं क्या? ठीक है निकेत। और लोग बताओ। लाइक प्रॉपर टाइप करके मत भेजो यार, ऐसे टूटा फूटा कुछ भी बता दो, दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन का बता दो। ठीक है इरम। ठीक है, तो अब इतना भी टाइम नहीं है यार, आप लोग भेज ही नहीं रहे आंसर। वैसे बता देता हूँ मैं कि जो दो लोगों ने भेजा दोनों ने सही भेजा है, इरम और अनिकेत। डिजिट 2 माइनस डिजिट 1 प्लस बोरो, अगर यार ये नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर कहते थे कि जो हमारा डिजिट बनेगा वो बनेगा डिजिट 2 माइनस डिजिट 1 प्लस बोरो, और उसमें हम बेस ऐड कर देते थे। यहाँ पर बेस हमको पता ही है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होगा तो हम डायरेक्टली 10 ऐड कर देंगे। और अगली बारी के लिए बोरो को हम -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से एक बोरो उठाया है, बोरो उठाया है तो हम क्या करते हैं, इसको यार 1 करते हैं। इसको 1 करते हैं तो उसको करने की बजाय, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करना इज इक्विवेलेंट टू -1 ऐड करना, तो वही हम कर रहे हैं। और इस वाले केस में तो सिंपल ही होता है कि डिजिट को डिजिट 2 माइनस डिजिट 1 प्लस बोरो ही रहने दो, और बोरो को आप लोग क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, तो एक बारी इस इन कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज हम लोग भर के देख लेते हैं कि क्या आंसर यहाँ पर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यार, जे ले लिया, आई ले लिया और के ले लिया। तो अगर मैं इस डिजिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करूं और बोरो ऐड करूं जो 0 है, तो 3 माइनस 1 2 प्लस 0 विच इज 2 ओनली। तो वो नेगेटिव नहीं जा रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं जा रहा है तो डायरेक्टली क्या करना है, जो आपका आंसर आया था उसको डिजिट में डाल दो। मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया, और बोरो अगली बार के लिए 0 ही है तो अभी भी 0 ही है बोरो। और फिर इसके बाद जो हमको इस केस में करना है, हमको जे को भी आगे लेकर जाना है। तो यार मैं यहाँ पर कट लगा के दिखा रहा हूँ आपको, जे यहाँ से हटके यहाँ चला गया,
आई यहाँ से हट के यहाँ चला गया और के यहाँ से हट के यहाँ चला गया। ठीक है, अब जब मैं एरे 2 ऑफ जे विच इज दिस बेसिकली 2, 2 में से 5 माइनस करूंगा और 0 ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा -3 विच इज नेगेटिव। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को -3 में 10 ऐड करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा विच बिकम्स 7। तो जो यहाँ पर आंसर आने वाला है, जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो आएगा 7। और उसके अलावा बोरो जो है अगली बार के लिए वो -1 हो चुका है। इसी के साथ साथ जे हट के पीछे आ जाएगा, आई हटकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और के भी हटकर यहाँ पर आ जाएगा जिससे हम वैल्यूज भर रहे हैं। अब 0 -4 करूंगा तो वो -4 आएगा और उसमें ये भी ऐड कर दूंगा तो -5 आ जाएगा। तो अब बेस ऐड कर दो, बेस ऐड करूंगा तो वो 5 बन जाएगा, मतलब -5 में 10 ऐड करूंगा तो आंसर विल बी 5। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो जे है वो पीछे चला जाएगा, आई है वो खत्म ही हो जाएगा। तो अब अगर आपको याद हो कि हम लोग सब्ट्रैक्शन में ये करते थे कि जब तक हमारा बड़े वाला नंबर पूरा सॉल्व नहीं होता, मतलब पूरा ट्रेवर्स नहीं हो जाता था, उस टाइम हम डिजिट निकालते थे। तो अभी हम लोग एरे की बात करें तो जब तक बड़ा एरे पूरा ट्रेवर्स नहीं हो जाता तब तक हमको काम करना है। तो उसकी जगह यहाँ पर हम लोग 0 ही ले लेंगे डिजिट, वो हमको ऑब्वियसली मालूम ही है। तो अब यार अगर हम लोग 1 -1 करेंगे, 1 +-1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। 0 क्योंकि यहाँ पर डिजिट तो 0 ही है ना, तो 1 - 0 +-1 विच इज 1 - 1 विच विल बी 0। तो 0 आ गया आंसर। तो नेगेटिव तो नहीं है ना, आंसर नहीं है, तो बस आप डायरेक्टली बस यहाँ पर 0 लिख दो और के माइनस माइनस हो गया और जे माइनस माइनस हो गया। अब आपका काम खत्म क्योंकि पूरा एरे ट्रेवर्स हो चुका है एंड दिस इज द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन। बता दो मेरे को, किसी को कुछ डाउट है तो, या समझ में आ गया वो भी चैट में बता दो एक बारी। ठीक है, एक बारी सब लोग बता दो यार चैट में, समझ में आ गया ये तो इसका कोड करें। और लोग बताओ, जल्दी जल्दी बता दिया करो। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कोड कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग इनपुट वगैरह ले चुके हैं। अब डिफरेंस के लिए यार मैं एक फंक्शन ही बना रहा हूँ अलग से। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक इंटीजर एरे हम रिटर्न करवाएंगे, डिफरेंस नाम रख रहा हूँ। और इसके अंदर दो एरेज होंगे, एक एरे 1 होगा और एक एरे 2 होगा। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है यार, हमको पहले तो एक रिजल्टेंट एरे बनाना है। तो जो रिजल्टेंट एरे हम लोगों को बनाना है उसका साइज कितना होने वाला है, द रिजल्टेंट एरे विल बी ऑफ साइज एरे 2 डॉट लेंथ। ठीक है, तो न्यू इंट ऑफ साइज एरे 2 डॉट लेंथ, ये क्या है, ये है साइज ऑफ द लार्जर एरे। तो कमेंट कर दिया ताकि याद रहे। ठीक है, तो ये हमने रिजल्टेंट एरे बना लिया। अब आई को हम रखेंगे यार एरे 1 डॉट लेंथ -1 पे, और जे को हम रखते हैं एरे 2 डॉट लेंथ -1 पे, और के को मैं रखूंगा रिजल्टेंट डॉट लेंथ -1 पे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो एरे 2 डॉट लेंथ के बराबर ही है बट फिर भी अलग से स्पेसिफाई कर दिया है। अब जब तक हमारा जो बड़ा एरे है वो है एरे 2 जिस पर पॉइंटर मैंने जे रख रखा है, तो जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक मेरे को काम करना है। यहाँ पर एक बोरो इनिशियली 0 बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं डिजिट 1 निकालूंगा। अब देखो, आपका जो छोटा एरे है वो एरे 1 है, तो एरे 1 पहले खत्म हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ताकि जो आई है वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हमको एरर फेंके, एक्सेप्शन थ्रो ना करे जावा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला। इसलिए हम यहाँ पे चेक लगा रहे हैं कि क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि छोटा एरे पहले खत्म हो सकता है। भाई जे की तो हम कंडीशन ही लगा के चल रहे हैं लूप में, तो जे पहले खत्म नहीं होगा, आई पहले खत्म होगा इस केस में। तो अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है अभी भी, तो आप क्या करो, एरे 1 ऑफ आई ही अपना डिजिट उठा लो, वरना आपका डिजिट हो जाएगा 0। ठीक है जी। फिर हम डिजिट 2 की बात करें तो वो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ एरे 2 ऑफ जे ही आपका डिजिट है। ओके, तो हमने डिजिट 2 और डिजिट 1 निकाल दिया। अब मैं कह रहा हूँ यार डिजिट 2 माइनस डिजिट 1 प्लस बोरो, क्या ये वैल्यू नेगेटिव है या फिर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो मेरे को अपने डिजिट में विच इज रिजल्टेंट एरे जो है मेरा, रिजल्टेंट एरे में के पोजीशन पे जो हम डाल रहे हैं वो क्या डालना पड़ेगा, डिजिट 2 माइनस डिजिट 1 प्लस बोरो एंड प्लस बेस विच इज 10 इन दिस केस, एंड बोरो को -1 करना पड़ेगा, वरना रिजल्टेंट ऑफ के में मैं डिजिट 2 माइनस डिजिट 1 प्लस बोरो
दैट्स इट, इतना ही डालूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब जो बोरो है, नेक्स्ट डिजिट से हमने कुछ भी बोरो नहीं लिया तो बोरो को 0 कर देंगे। ये करने के बाद आई को भी, जे को भी और के को भी डिक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं। और जब ये हो जाएगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्टेंट को। ठीक है जी, तो ये हमने अपने आप से एक मेथड बनाया है डिफरेंस, जिसके अंदर हम लोग ने एक रिजल्टेंट एरे को डिक्लेयर करा, मतलब डिक्लेयर करा, इनिशियलाइज करा, बना लिया पूरा एरे। फिर जो हमने डिफरेंस है वो रिजल्टेंट एरे के अंदर स्टोर करा है और उस एरे को हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं। तो यार ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न रिजल्टेंट जब मैंने लिखा है तो क्या रिटर्न हो रहा होगा, एक बार चैट में बताओगे? रिटर्न रिजल्टेंट लिखने से क्या रिटर्न होता है? सर रेफरेंस एक तरह। हाँ ठीक है, मतलब एरे मत लिखो आप लोग, जो एरे लिख रहे हैं रेफरेंस एड्रेस रिटर्न होता है। जो रिजल्ट का जो एड्रेस होता है वो रिटर्न होता है, ठीक है जी। तो दिस रिटर्न द एड्रेस ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि रेफरेंस के अंदर एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब यहाँ पे अब कुछ लिख नहीं रहा मैं, कमेंट वमेंट। तो अब हम नीचे चलते हैं और अपना जो लोकल, मतलब लोकल नहीं, मेन के अंदर जो हम लोग रिजल्टेंट बना रहे हैं उसके अंदर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डिफरेंस एरे 1 एंड एरे 2 को पास कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखते हैं क्या है। मान लो दो एरे थे, एक एरे ये था एंड एक एरे था, लेट्स से क्या लूं यार, ठीक है यही ले लेते हैं। तो ये हमारा एरे है और इसमें एक और 0 लगा देते हैं। तो अब यार मैं इन दोनों एरेज को अगर सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो पहले तो यार मेरे को पता है कि मैंने जो एरे का साइज बना रखा होगा वो इस वाले एरे के साइज के बराबर का बना रखा होगा, 0 1 2 3 4, 0 1 2, ठीक है। तो अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने पे आऊंगा तो मेरे को पता है यार ये तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या होगा आपको पता ही है कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 9100 होता है जब हम इसमें से 900 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है जैसे यहाँ पर यार इस केस में एक 0 आया, मेरे को क्या एक बात बताओ आप लोग, क्या कितने इनिशियली 0 आ सकते हैं? क्या जरूरी है हमेशा हर केस में एक ही 0 आए, या बहुत ज्यादा जीरोस भी आ सकते हैं? बता दो, क्या एक ही 0 आएगा या मल्टीपल जीरोस आने पॉसिबल हैं इस केस में? भाई कल हम लोगों ने एडिशन ऑफ एरे में तो देखा था कि एक ही 0 आएगा पक्का, बट वैसे बताओ इस केस में। ठीक है कुशल। सर हाँ हितेश। सर मतलब ज्यादा आ सकते हैं, मैं कह रहा था। हाँ एक है नंबर 1 9999 और दूसरा 9998, छोटा जस्ट 1 से, तो हाँ सारे 0 बन जाएंगे एक्सेप्ट लास्ट वन। ठीक है। तो ये वाला जान के मैंने दिखाया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको यहाँ पर तो लग रहा है यार एक ही 0, बट आप खुद एक एग्जांपल लेकर देख लो ना। अगर मैं यार 1000 ले लूं एक नंबर, और जो दूसरा नंबर है वो मैं 999 ले लूं, अब आप करके देख लो इनको सब्ट्रैक्ट। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 0 0 0 और यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि मल्टीपल जीरोस कैन कम एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एरे। ठीक है, तो मैं बस यही दिखाना चाह रहा था, मल्टीपल जीरोस कैन बी एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। So there can be multiple zeros at the beginning of resultant। यार स्टार्ट ही लिख रहा हूँ। ओके, और एक और चीज है, स्टार्ट में या बिगिनिंग में तो मल्टीपल जीरोस हो ही सकते हैं, बीच में भी जीरोस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हैं। ठीक है, ये बीच में 0 है, ये एंड में 0 है, तो इनको तो हमको नहीं हटाना भाई। इस केस में 9100 इज माई आंसर, बट मेरे को 0 ये वाला प्रिंट नहीं करना। इस केस में 1 इज माई आंसर, मेरे को ये 3 0 प्रिंट नहीं करने। तो मैं दिखाता हूँ मैं 0 कैसे स्किप करूंगा। यहाँ पे मैं ना यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंडेक्स, और उसकी वैल्यू मैंने रख दी 0। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक रिजल्टेंट ऑफ इंडेक्स मेरे को 0 वैल्यू दे रहा है ना, तब तक क्या करो, इंडेक्स को प्लस प्लस कर दे, दैट्स इट। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला, मैंने यार यहाँ पर ये बोला
कि जब तक आपको जो इंडेक्स है वो रिजल्टेंट जीरो, मतलब जो आपको रिजल्टेंट एरे के अंदर वैल्यू जीरो मिलती जाए जब तक, तब तक आप ट्रैवर्स करते जाओ। जैसे इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मैं इंडेक्स रख दूंगा तो उसको वैल्यू जीरो मिली, वो आगे बढ़ जाएगा, वैल्यू जीरो मिली आगे बढ़ जाएगा, वैल्यू जीरो मिली आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू जीरो नहीं मिली तो वो रुक जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मान लो यहाँ पर 0 2 3 ऐसे कुछ लिखा होता, तो यार ये वाला जीरो स्किप नहीं होगा क्योंकि इस जीरो को मैं प्रिंट करवाऊंगा। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके आगे जो भी है उन सबको प्रिंट करवा दूंगा। इसके आगे क्या करूंगा, इसके आगे तो मैं सिंपल ये लिख दूंगा कि जब तक इंडेक्स लेस देन क्या है, रिजल्टेंट डॉट लेंथ है, तब तक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिजल्टेंट ऑफ इंडेक्स, एंड इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो। बस इसके आगे से तो मैंने सब कुछ प्रिंट करवा लिया, पर जब स्टार्टिंग में जब तक जीरोस आते जा रहे थे तब तक मैंने अपने इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आई होप यार ये वाली चीज समझ में आई होगी। एक और चीज है, मतलब ऑब्वियसली वेब कोडिंग में तो यार ये वाली चीज नहीं दे रखी, मैं मोस्ट प्रोबेबली वेब कोडिंग में ये टेस्ट केस नहीं है, बट मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो दोनों जो नंबर हैं आपके, दोनों नंबर इक्वल है, इफ बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो कोई भी नंबर ले लो, 998 ले लिया यहाँ पर, और दूसरा नंबर भी 998 ही है। ठीक है जी, तो आपका जो रिजल्टेंट एरे बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 0 0 एंड 0। और हमने क्या लूप लगाई है, हमने लूप ये लगाई है कि भाई इंडेक्स को तब तक आगे बढ़ाते रहना जब तक वो बेसिकली जब तक आपको इस एरे में जीरोस मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप तब तक अपने इंडेक्स को आगे बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जीरो मिल रहा है आगे बढ़ा दो, जीरो मिल रहा है आगे बढ़ा दो, जीरो मिल रहा है आगे बढ़ा दो। अब वो फिर से चेक करेगा कि क्या यहाँ पर जीरो वैल्यू है, बट दिस इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पर तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी क्योंकि सारा ही जीरो था, आप आगे बढ़ते चले गए, तो यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया। बताओ एक बारी चैट में, ये चीज समझ में आई, क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ सकता है, तो वो हैंडल हम करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे कि जो हमने यार ये पहले लूप लगाई है ना, तो इसमें पहले मैं ये लिख दूंगा कि जब तक इंडेक्स लेस देन रिजल्टेंट डॉट लेंथ है और ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है, तो मतलब क्या होगा कि अगर इंडेक्स रिजल्टेंट डॉट लेंथ से एक्सीड कर जाती है, मतलब रिजल्टेंट डॉट लेंथ के बराबर या उससे बड़ी हो जाती है, तो यार ये लूप चलेगी। बट अब आप कहोगे ठीक है हमने लूप तो बचा ली, बिल्कुल ठीक बात है, हमने लूप बचा ली यहाँ पर, और इस वाली लूप का क्या होगा, यार ये वाली लूप तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी क्योंकि इंडेक्स जो है वो रिजल्टेंट डॉट लेंथ के बराबर हो चुका होगा। तो हमने लूप बचा दी, बट यार आंसर जीरो भी तो प्रिंट करना है ना, क्योंकि दोनों नंबर बराबर थे। तो इस केस में आंसर जीरो भी तो प्रिंट करना है, वो आपने प्रिंट कहाँ करा, आपने इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो बचा लिया, बाउंड लिख दिया मैंने, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बाउंड आएगा। तो आपने इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो बचा लिया, बट आपने अभी आंसर प्रिंट नहीं करा है। तो मैं यहाँ पर एक चेक भी लगा दूंगा कि यार अगर मेरा जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी रिजल्टेंट डॉट लेंथ के बराबर हो चुका है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर दो जीरो, जो मेरा आंसर है। ठीक है, दैट्स इट, इतना कर दूंगा क्योंकि इसके बाद ये वाली लूप तो अब एग्जीक्यूट होगी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अरे यार लॉग इन करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? लॉग इन करके हटके इसका साइज कैसे कम हो जाता है यार, क्या पंगा है ये? ठीक है जी, बता दो एक बारी, अब पूरा कोड आ गया है समझ में?
मैंने दो तीन कॉर्नर टेस्ट केस भी दिखा दिए जो ऑब्वियसली पेप कोडिंग पे तो आपके नहीं फंसते, बट अगर किसी ढंग के प्लेटफॉर्म पे करोगे तो फंस जाएंगे। D1 में जो चेक लगाया है वो इधर जरूरी है, हाँ जरूरी है। इसलिए जरूरी है गौरव क्योंकि देखो, जैसे मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि जो एरे 2 है वो बड़ा है, एरे 1 छोटा है। तो जब आप एरे 1 को पूरा ट्रेवर्स कर गए, एरे 2 अभी ट्रेवर्स होना बचा है, पर यार आई की वैल्यू हो चुकी है -1। तो अगर आप चेक चेक नहीं लगाओगे तो आप क्या कह रहे हो, एरे 1 ऑफ आई मेरे को रिटर्न कर दो, पर यार -1 इंडेक्स तो होता ही नहीं है ना। तो वो फिर से इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपको थ्रो करेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने D1 पर ये वाला चेक लगा रखा है जो ऊपर लगाया है। यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से बचने के लिए ये चेक लगाया है, दिस इज टू बी सेफ फ्रॉम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, आ गया गौरव। ठीक है यार, मेन अच्छा चलो मेन फंक्शन का भी लाना ही पड़ेगा लॉजिक। इनपुट वगैरह वाला नहीं ला रहा, सिर्फ इतना लेकर आ रहा हूँ लॉजिक। टेंशन ना लो, मतलब जब भेजूंगा PDF नोट्स की तो ठीक आ जाएगा ये। अभी छोटा दिख रहा होगा पर तब ठीक आ जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा अभी 1D एरेज का, वो है सब एरेज ऑफ एन एरे। तो ये वाला क्वेश्चन है यार शीट में से, सब एरेज ऑफ एन एरे। और यहाँ पे लिंक भेज रहा हूँ चैट में। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन भी रीड कर लो, और कुछ अप्रोच अगर दिमाग में आए तो बताना क्या है। 10-4 हुए अभी, तो 10-7-5 हो गए, 10-8 तक का टाइम ले लो। और पिछला कोड खोल देता हूँ अगर लाइक किसी को देखना हो कुछ तो।
ठीक है, तो इनपुट वाला काम कर रहा हूँ मैं पहले, फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो वही हम लोग एक इंटीजर एन इनपुट लेंगे और उसके बाद एन साइज का एक एरे बना देंगे, और फिर उस एरे की वैल्यूज को भी इनपुट ले रहे होंगे। और अब इसके बाद हमको सब एरेज प्रिंट करने हैं, तो वो देखते हैं कैसे करना है। तो बताओ कोई किसी के दिमाग में अप्रोच, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, जैसा ऑर्डर इन्होंने दिया है उसी ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है। फिर से नहीं, ऑप्टिमाइज कुछ नहीं है कुशल, अभी बताऊंगा ऑप्टिमाइज क्यों नहीं है। बता दो और कोई किसी के दिमाग में है कुछ अप्रोच। सब दो लूप लगा के, लाइक एक आई और एक जे। अच्छा, आप इस चीज पे सोचो कि क्या 2 लूप में हो जाएगा काम या तो 3 दो लूप में में हो नहीं जाएगा। होगा, तीन लगेंगे। पहला हाँ होगा आई का, दूसरा आई जो दूसरा जे का होगा जो आई से शुरू होकर एन तक जाएगा। तीसरा होगा एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए, पहले एक बार चलना है, फिर दो बार चलना है, फिर तीन बार चलना है। ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं यार, पहले तो हम समझते हैं सब एरे क्या होता है किसी एरे का। ठीक है जी। तो जैसे अगर हमको यार यही एरे दे रखा है 10, 20 एंड 30, तो सब एरे होता है यार कंटिन्यूएशन में। मतलब जैसे कि 10 और 30 इज नॉट अ सब एरे। ठीक है, ये सब एरे नहीं है, ये सबसेट है। तो जब हम सबसेट पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे कि सबसेट क्या होता है। बट दिस इज नॉट अ सब एरे, दिस इज नॉट अ सब एरे। ठीक है, ये सबसेट है, ये चीज नहीं लिख रहा मैं क्योंकि ये क्या है वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न ये है कि ये सब एरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ये वाला इंडेक्स देखोगे ये है 0, और ये वाला इंडेक्स देखोगे ये 1 है, 2 है। मतलब इस ओरिजिनल एरे की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर तो इसका इंडेक्स ऑब्वियसली 0 एंड 1 ही होने वाला है। बट अगर आप इस एरे के हिसाब से देखो तो ये 0th इंडेक्स वाली वैल्यू है, एंड ये सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू है, तो बीच में इंडेक्स 1 आप खा गए। आप कुछ भी खा नहीं सकते, आपको लगातार कंटिन्यूएशन में चल के आना है। सब एरे की अगर हम बात करें तो अगर हम इस एरे के सारे सब एरे, मतलब मैं पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि सब एरे इज अ पार्ट ऑफ एन एरे दैट कंटेन्स एलिमेंट्स इन कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूएशन में ही आ रहे होंगे, कुछ बीच में स्किप आप नहीं कर सकते। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, ये लेकर चलते हैं और इसके सब एरेज हम लोग लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, ध्यान से देखना, जिस अप्रोच से हम कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है। यहाँ पर ना 0 से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे हमको बताने हैं अब सबसे पहले। फिर हम 1 से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेस की बात करेंगे। फिर हम 2 से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेस की बात करेंगे। फिलहाल के लिए 0 से स्टार्ट होने वाला जो सब एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, वो 0 पर ही खत्म हो सकता है, या 0 के बाद कभी भी खत्म हो सकता है, उससे पहले खत्म नहीं होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है ना। अगर एक रेस कर रहे हो आप, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द रेस, तो यार या तो रेस यहीं खत्म होगी या इसके बाद जाकर कहीं खत्म होगी। ऐसा तो कभी नहीं होता कि मतलब यहीं खत्म होगी इन द सेंस आप यहाँ से भागो और वापस आके यहीं पे आ जाओ। तो या तो यहीं खत्म होगी रेस, ठीक है, या फिर इसके बाद कहीं खत्म होगी। ऐसा तो कभी नहीं होता कि स्टार्ट यहाँ से करी थी और इसके पीछे कहीं खत्म कर रहे हो आप रेस को। ठीक है, नॉर्मल बात है कि जब हम लोग कुछ मतलब जो स्टार्ट पॉइंट होता है, फिनिश पॉइंट या तो उसके बराबर ही होता है या उसके बाद का होता है। तो अगर हम सब एरेज की बात करें तो सब एरेज में भी ये लॉजिक है। आप अगर 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो तो सब एरे या तो 0 इंडेक्स पर ही खत्म हो जाएगा, या 1 पर होगा, या 2 पर होगा, जितने भी मतलब आगे हैं। तो सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं 0 पे स्टार्ट करके 0 पर ही खत्म कर देता हूँ तो यार हमारा 10 आ जाएगा। अगर मैं 0 पे स्टार्ट करके लेकर चला जाता हूँ 1 इंडेक्स तक, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिल जाएगा 10, 20। और अगर मैं 0 पर स्टार्ट करके उसको लास्ट तक पूरा खींच दूं, तो यार यहाँ पर जो सब एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 10, 20 एंड 30। ठीक है जी, तो इसको मिटाते हैं ऊपर से। ओके, अब
हमने 0 से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज एक्सप्लोर कर लिए। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लोर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यार 1 से स्टार्ट होकर सारे सब एरेज कौन से होंगे? कुछ होगा जो 1 से स्टार्ट होकर 1 पे खत्म हो जाएंगे, विच इज 20 इटसेल्फ। फिर एक होंगे जो यार 1 से स्टार्ट होके आगे जाएं, तो 1 से स्टार्ट होकर आगे सिर्फ 2 तक ही आप जा सकते हो। तो 1 से स्टार्ट होकर अगर मैं 2 को फिनिश करूंगा, 2 पर फिनिश करूंगा तो 20, 30। फाइनली अब आई विल लिस्ट डाउन ऑल दी सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 यार, अगर वो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो यार या तो वो 2 पर ही खत्म होगा या फिर वो 2 के बाद कहीं खत्म होगा। तो अगर वो 2 पर ही खत्म हो रहा है तो इट इज 30, एंड 2 के बाद एक्चुअली में वो कहीं खत्म हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 वाज द लास्ट इंडेक्स। तो इसके बाद तो कहीं खत्म होने की उसके लिए जगह ही नहीं है, तो कोई और सब एरे नहीं बचा। ठीक है जी। तो ये जो सब एरेज थे दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 ऑब्वियसली। जिस ओरिजिनल एरे की बात कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल एरे में इंडेक्स 1 से स्टार्ट होने वाले थे। दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, सॉरी 1। ये 0 था, ये 0 था। दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, वही 0 से स्टार्ट होने वाले है ना सारे में, देख लो स्टार्टिंग पॉइंट 10 है। ठीक है, फिर ये है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1, क्योंकि यहाँ पर देख लो आप सब में स्टार्टिंग पॉइंट 20 है। एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2। एक एरे के कितने सब एरेज होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो ये आज से आप याद रखोगे। नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ एन एरे, ऑफ एन एरे इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? और लाइक ये एक और चीज का फॉर्मूला होता है, n+1/2। नेचुरल नंबर। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो इफ यू रिमेम्बर ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। ठीक है, कोडिंग निंजास पे सम और प्रोडक्ट नाम से करा था। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर भी है, एंड दिस इज नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ एन एरे। हियर n इज द साइज ऑफ द एरे, हियर n इज द साइज ऑफ द एरे। ठीक है जी। तो जैसे इस एरे का साइज है 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है इसमें, तो इसके लिए अगर बात करूं तो 3 × 3+1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 12/2 विच इज 6। तो यार 6 ही सब एरे हैं, देख लो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, तो आई होप सवेरे समझ में आ गया कि सवेरे क्या होता है, किस तरीके से हम चल रहे हैं, सवेरे हमने कैसे लिस्ट डाउन करे। आ गया ना इतना समझ यहाँ तक? चैट में बता दो एक बारी, यहाँ तक आ गया समझ? ठीक है, अब हम जो कोड करना है वो कैसे करेंगे, जो मैंने अभी आपको अप्रोच बताई ना, बिल्कुल उसी से हमारा कोड निकल कर आएगा। जिस अप्रोच से अभी हम लोगों ने लिस्ट डाउन करे हैं ये सारे के सारे सब एरेज, उसी अप्रोच से हम कोड करेंगे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले हमको सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या हो सकता है। सारे इंडेक्स ही स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, 0 इंडेक्स से भी स्टार्ट हो सकता है, सब एरे 1 इंडेक्स से भी स्टार्ट हो सकता है, सब एरे इंडेक्स 2 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं आई, या फिर यहाँ पे देख लो स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ, एसपी स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है यार? स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेके लेस देन n तक हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं भाई, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसलिए ये लूप लगा दी। अब फॉर एवरी स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एवरी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट कितने हो सकते हैं या कहाँ तक हो सकते हैं? हर एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अगर आप देखो ना, एंड पॉइंट या तो उसी से स्टार्ट होगा या उसके आगे जाएगा। यहाँ देख लो, 0 के लिए जो स्टार्ट एंड पॉइंट होगा, अगर 0 स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो एंड पॉइंट है या तो वो 0 पर ही है या उसके आगे। अगर 1 एक स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जैसे इन वाले एरेज में, सब एरेज में 1 एक स्टार्टिंग पॉइंट था, तो जो एंड पॉइंट है वो या तो 1 ही है जिस केस में आपको 20 मिल गया, या फिर 1 से आगे आगे है जिस केस में आपको 20-30 मिलेगा। ठीक है, तो जो एंड पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है ईपी, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड पॉइंट, वो आई से स्टार्ट होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके वो आपका लेस देन एन तक जा सकता है, एंड पॉइंट प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया। फाइनली अब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लोकेट कर लिए। लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट फॉर नाउ। तो अब मेरे को प्रिंट भी तो करना है,
तो प्रिंट मैं कैसे करूंगा, एक के वेरिएबल ले लूंगा जिसको स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक चलाऊंगा और हर एक एरे ऑफ के को प्रिंट करता चला जाऊंगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ लेट से के, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ कि यार इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे रखूंगा, के को लेस देन इक्वल टू एंड पॉइंट रखूंगा और हर एक वैल्यू को मतलब प्रिंट करूंगा। यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर किसको, एरे ऑफ के को प्रिंट करता जाऊंगा विद सम स्पेस। ठीक है, कुछ स्पेस छोड़ छोड़ के प्रिंट कर दूंगा। और जैसे ही यार ये के लूप प्रिंट करेगी पूरा सब एरे, जैसे ही सब एरे प्रिंट हो जाएगा लीव अ लाइन, यहाँ पे लाइन छोड़ देंगे एंड बाकी का लॉजिक बस यही है। बता दो लॉजिक समझ में आ गया पूरा। तीन लूप की जरूरत क्यों पड़ेगी ये समझ में आया। पहली लूप यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, दूसरी लूप एंड पॉइंट, हर एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कितने एंड पॉइंट्स हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए। और तीसरी लूप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपने लोकेट कर लिया तो अब प्रिंट भी तो करना है, तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट प्रिंट करने के लिए तीसरी लूप। ठीक है जी, एक बार बता दो चैट में सारे, आ गया समझ ये वाली चीज, जल्दी से बता दो। सर ये एंड पॉइंट ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? एंड पॉइंट चल रहा है यार स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक। तो किसी, मैं काम करता हूँ जैसे ये है 10 20 30 40 50 60 70, मान लो ये आपका सब एरे है, बड़ा सब एरे है। तो इसमें मान लो अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि मैं 30 से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज लिस्ट करना चाहता हूँ। तो अब आप खुद ही मेरे को बताओ कि कौन कौन से सब एरेज होंगे 30 से स्टार्ट होने वाले। 30 40 30 40 50 एक मिनट, 30 देन 30 40 देन 30 40 50, फिर 30 40 50 60 ठीक है, फिर लास्ट में 30 40 50 60 70। ठीक है। तो अब आप खुद ही बता दो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट यहाँ पर जब आपने ये वाला सवेरे लिखा है इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और एंड पॉइंट भी यही था। फिर जब 30 40 आप लिख रहे हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है विच इज आई, लेट अस से विच इज आई। ठीक है, तो एंड पॉइंट आपका क्या है, एंड पॉइंट इस बार ही आपका i+1 है। फिर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट +1 है, फिर आपका i+2 हुआ, फिर आपका i+3 हुआ, ये कहाँ तक जा रहा है, एरे के साइज -1 तक तो जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपके मतलब जो एंड पॉइंट है वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू होकर एंड तक जा सकता है एरे के। आ गया समझ। यस सर। ठीक, यार ये लिखा ही रहने देता हूँ। गौरव करवाना है अभी भी ड्राई रन या आया समझ इससे, आ गया ठीक है। तो अब हम इसी चीज को कोड कर लेते हैं यार जो बताई है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर लेस देन एरे डॉट लेंथ, ये सारे के सारे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। फिर एंड पॉइंट क्या होगा, चलो मैं SP ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे यार ताकि बेटर समझ में आए। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। फिर एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होके लेस देन एरे डॉट लेंथ तक जाएगा। एंड फाइनली हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा जिससे हम प्रिंट कर पाए, तो के ही ले लेते हैं जो स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट हो और लेस देन इक्वल टू एंड पॉइंट जाए एंड k++। इसमें हमको क्या करना है, प्रिंट करने हैं एलिमेंट्स, एरे ऑफ के को प्रिंट करेंगे विद अ टैब स्पेस बोल रखा है क्वेश्चन में, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब नहीं बोला हुआ तो मैं बता रहा हूँ टैब स्पेस करनी है, नॉर्मल स्पेस दोगे तो आउटपुट मैच नहीं होगा। किसी का हो गया सबमिट। यस सर चल हो गया। ठीक है।
आज की डेट में हो जाएगा ये? अरे भाई, चलो कोड का स्निप तो ले आऊंगा, कोड यही है जो बता दिया है, मतलब कोड तो वैसे पूरा यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 2 मिनट का आप लोग ब्रेक ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम 2D एरेस, मेमोरी मैपिंग वगैरह। तो 2 मिनट का ब्रेक है, तब तक देख लेता हूँ मैं भी, अगर ये सबमिट होता है तो हो गया, चलो बढ़िया। 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे 2D एरेस। 25 पे मिलेंगे अब। हाँ जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी NQ भी है इसकी। अच्छा, जो मैं कह रहा था, 1 मिनट सुन लो। इसको ऑप्टिमाइज क्यों नहीं कर सकते? जिन लोगों को पता है कि ऑप्टिमाइजेशन कुछ होता है, उनसे बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कि इसको ऑप्टिमाइज क्यों नहीं कर सकते? देखो यार, ये ना कोई ऐसी एल्गोरिथम नहीं है जिसमें आपसे पूछ रखा हो कि मतलब सम ले आओ किसी सब एरे का, किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ पूछ रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे सारे के सारे सब एरे प्रिंट करने को बोला गया है। जब कभी भी, आगे से सुनो, मतलब ये चीज मैं रिकर्शन में भी आपको बताऊंगा। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए रिकर्शन में, बैक ट्रैकिंग में, नॉर्मली कभी भी कुछ ऐसा आपको दिखा लिखा हुआ मिले ना, ऑल सबसेट्स प्रिंट करने हैं, या ऑल सब एरेज प्रिंट करने हैं, या फिर ऑल पाथ्स का क्वेश्चन है कि जैसे ग्राफ में आता है प्रिंट ऑल पाथ्स, ठीक है, ऑल पाथ्स प्रिंट करो, तो यार इन सब में कभी भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, इन सब में ब्रूट फोर्स ही चलता है। ठीक है, क्योंकि आप, भाई कोई ऑप्शन थोड़ा ना छोड़ रहा है वो आपके सामने, जो आप ऑप्टिमाइज करोगे वो खुद ही कह रहा है कि यार सब कुछ प्रिंट करना है। अब जब सब कुछ ही प्रिंट करना है तो यार फिर जो टाइम लगेगा प्रिंट करने में वो लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों ने, किसी ने ग्राफ पढ़ रखा हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरीके का ग्राफ कोई दे दे। ठीक है, मान लो ये एक ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कह देगा इस नोड से जितने पाथ निकलते हैं वो सारे प्रिंट करो। तो यार इस नोड से ये भी एक पाथ है, इस नोड से, मतलब डेस्टिनेशन ये है, सोर्स ये है अगर बोल दिया, तो यार ये भी एक पाथ है, फिर ये भी एक पाथ है। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी एक पाथ हो सकता है डायरेक्टली। ठीक है, मल्टीपल पाथ पॉसिबल है, ये डायरेक्टली एक पाथ हो सकता है। तो कितने ही पाथ पॉसिबल है, तो आपको सारे जब पाथ प्रिंट करने हो, सारे सब एरे प्रिंट करने हो, सारे सबसेट प्रिंट करने हो, जब प्रिंट ऑल टाइप का क्वेश्चन आता है, तो कभी भी ऑप्टिमाइजेशन उसमें नहीं होती, वो ब्रूट फोर्स ही होता है। ठीक है जी, ओके। तो अब 2 मिनट बाद मिलेंगे 28 पे, मैट्रिक्स से स्टार्ट करके।
ठीक है दी, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं 2D एरेज और मैट्रिसेस। कर दे स्टार्ट, एक बारी चैट में बता दो, रेडी हो ना अब? यस सर। ठीक है, बता दो यार एक बारी, सब लोग यहीं पर हो, कर दें स्टार्ट। ठीक है, तो 2D एरेज बेसिकली अभी क्या होता है यार, ये 2D एरे क्या होता है? तो वो क्या होता है वो तो हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, जब हमको मेमोरी मैपिंग एक्चुअल पता चलेगी कि क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ ये मान लो कि मैथ्स में आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ रखी है सभी ने, भाई सारे 12th पास तो हुई, तो मैट्रिसेस तो पढ़ी रखी है। तो जो मैट्रिसेस मैथ्स में है उसको हम एरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, वो 2D एरे। नाउ मुझे पता है, देखो दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, हम सिर्फ मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज नहीं करते। बट अभी के लिए आप ये मान लो कि जो हमारा मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स होती है उसको आप प्रोग्रामिंग में 2D एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैथ्स में क्या होता है यार, ये एक मैट्रिक्स अगर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रोज कहते हैं, है ना यार? ये रो होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, रो है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। ठीक है जी, एंड दीज आर कॉलम्स। तो यार ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स में मैथ्स में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर हमको इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पहले देख लो कौन सी रो में पड़ा है, सेकंड रो में। फिर देख लो कौन से कॉलम में पड़ा है, सेकंड कॉलम में। तो यार ये है, अगर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एलिमेंट को तो ये A22 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम में पड़ा हुआ है। पहले हमेशा रो लिखी जाती है, फिर कॉलम लिखा जाता है। इफ लेट से मेरे को इस वाले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या बोलूंगा? रो देख लो यार, रो देखो, दूसरी रो में पड़ा है, यहाँ पे थर्ड कॉलम में पड़ा है, तो ये A23 है इस वजह से। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है। अब सी जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, जावा हो, कुछ भी हो, उसमें हमने बात करी है कि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। नाउ पाइथन वाले मेरे को पता है नेगेटिव इंडेक्सेस अलाउड होते हैं पाइथन में, तो वो भूल जाओ अभी, जो भी पाइथन में अगर कर रहा है तो। हम यहाँ पे सारा कुछ जावा के परस्पेक्टिव से ही बात कर रहे हैं। तो 0 से इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं, हमको पता है, हमने एरे में देखा था। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जो रो के इंडेक्सेस हैं वो भी 0 से स्टार्ट होंगे, कॉलम के इंडिसेस को भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो जो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 0th रो एंड 0th कॉलम पे पड़ा है, तो दिस विल बी A00। ये पड़ा है 0th रो फर्स्ट कॉलम पे, 0th रो सेकंड कॉलम पे, 0th रो थर्ड कॉलम पे। सिमिलरली ये पड़ा है फर्स्ट रो के 0th कॉलम पे, ये पड़ा है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे, ये पड़ा है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे, ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे। दिस इज A20, क्योंकि सेकंड रो के 0th कॉलम पे पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर A21, A22 एंड A23। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। ये यहाँ पर हमारी यार मैट्रिक्स है, जिसके बारे में हम मैथ्स में बात करते हैं, ये वो है। एंड दिस इज बेसिकली 2D है जो हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं। तो बताओ अभी तक की चीज समझ में आई? अभी तक तो कुछ खास हमने करा नहीं, इतना आ गया समझ? ठीक है, इतना आ गया ना समझ? अभी तो हमने बस ये देखा कि दिखने में इनमें क्या फर्क है। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा चलते हैं मैट्रिक्स एक्चुअली में, ये जो 2D एरे है ये है क्या, ये थोड़ा सा जानना हम शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार डिक्लेयर कैसे करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करेंगे हम, अगर हमको 2D एरे को डिक्लेयर करना है। 1D एरे को कैसे डिक्लेयर कर किया जाता था? इंट ARR लिखकर छोड़ देते थे। तो यार ये हो गई हमारी डिक्लेरेशन। यहीं पर अभी इसी समय चैट में एवरीवन नहीं टू मी करके बता दो, ये करने से मेमोरी मैपिंग में क्या होता है? सिर्फ इतना लिखा हुआ है अभी, तो क्या होगा मेमोरी मैपिंग में? कोई अनम्यूट नहीं करेगा और कोई टू एवरीवन नहीं भेजेगा। और ये लाइक मतलब वैसे ही एक रूल बना लो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो टू एवरीवन आप आंसर नहीं भेजोगे, सिर्फ मेरे को भेजोगे। ठीक है निकेत, और लोग बताओ जल्दी से। सिर्फ इतना अगर लिखा है तो मेमोरी मैपिंग में क्या हो रखा होता है? ठीक है हितेश। हाँ गौरव, डिक्लेरेशन ही है ये, पर होता क्या है मेमोरी में, क्या होगा?
कुछ स्टैक में बन रहा है अभी या कुछ हीप में बन रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, या दोनों में बन रहा है कुछ। ठीक है ईरम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जिन सब लोगों ने सही बताया है। तो इस इतना करने से क्या होता था कि एरे, मतलब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर स्टैक के अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर ARR नाम का एक वेरिएबल बन जाता था, और वो एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, यानी कि वो एड्रेस स्टोर करता है। तो अभी के लिए क्योंकि हमने कुछ एरे का साइज नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, दिस मीन्स यहाँ पर नल स्टोर हो जाएगा। एंड नल क्या रिप्रेजेंट करता है? नल रिप्रेजेंट्स दैट दिस reference variable is not holding or not pointing to a valid memory address currently। अभी के लिए ये किसी valid memory address पे point नहीं कर रहा, null ये indicate करता है। तो ये हमने 1D array के declaration में देखा था। अब अगर हम 2D array को डिक्लेयर करें, तो 2D array को हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट बना के, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स से ARR ही लिख रहा हूं अभी के लिए। दिस इज अ 2D array declaration। तो ये करने से अब स्टैक में क्या होगा? सेम एज इट इज सेम चीज होगी, कुछ फर्क नहीं है। जो आपने 1D array में सीखा था वो सेम चीज यहाँ पर लागू है, कि जब हमने इनिशियलाइज नहीं करा है ना, तो जब जावा ये दो ब्रैकेट पढ़ती है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि यार ये एरे डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हम एरे डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल वेरिएबल की डिक्लेरेशन से अलग है। नॉर्मल वेरिएबल की डिक्लेरेशन में ये होता था कि इफ यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नॉर्मली, तो उसको इनिशियलाइज करे बिना, हमको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या पड़ा है, लेकिन एरे की डिक्लेरेशन में सिर्फ डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज नहीं करा, तो वी नो डैट यहाँ पर ARR नाम का वेरिएबल बनेगा एंड उसके अंदर नल स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। कुछ हीप में अभी नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ अभी इतना ही हुआ है, ताकि आपको याद रहे, दिख जाए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हीप अभी खाली पड़ी है, हीप में अभी कुछ नहीं हो रखा। दिस इज डिक्लेरेशन, सिर्फ अभी डिक्लेयर करने पे इतना ही होता है। बता दो, इसमें कोई डाउट है क्या, या समझ में आ गया? चैट में बता दो एक बारी, इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब हम देखेंगे यार कि इनिशियलाइज करने पे क्या होता है। तो पहले तो डिक्लेयर ही करना पड़ता है ऑब्वियसली, बिना डिक्लेयर करे तो आप इनिशियलाइज कर नहीं सकते। जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, जावा में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ARR इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज, लेट से मैंने लिखा 3 4। अब यार ये जो मैं लिखता हूँ ना, बहुत ध्यान से देखना, मैंने हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो 2D अरेज में यार, ये हमेशा पहले रो होता है, ये कॉलम होता है। पहला ब्रैकेट हमेशा रो का है, दूसरा ब्रैकेट हमेशा कॉलम का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने उसको बोला कि एक 2D अरे बना दो जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो। तो अभी आप इसको विजुअलाइज अब तक कैसे करोगे, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको कैसे विजुअलाइज करना है, फिर मेमोरी मैपिंग पे लेके जा रहा हूँ। बट पहले देख लो कि सिंपल टर्म्स में कैसे विजुअलाइज करना है। सिंपल टर्म्स में आपको ये विजुअलाइज करना है कि यार ये बन गया एक एरे जिसके अंदर 3 रोज हैं और उसके अंदर 4 कॉलम है, ठीक है। मैट्रिक्स बन गई है 3 रो और 4 कॉलम की। इंडिसेस इसमें कुछ इस प्रकार से हैं जैसे लिख रखे हैं, जीरो जीरोस वगैरह। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने आपको बताया था कि जब तक आप एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालते तो उसमें हर जगह 0 पड़ा होता है। द सेम इज वैलिड फॉर मैट्रिसेस एज वेल, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है, अभी तक मैंने इस जगह पर कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो ये हर जगह पर 0 0 0 पड़ा हुआ होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू विजुअलाइज इट इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअल मेमोरी में क्या हो रहा है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। बट बताओ पहले इतना तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स की टर्म्स में क्या हो रहा होगा। और लोग, ठीक है। तो मैट्रिक्स की टर्म में अभी के लिए बहुत सिंपल सिंपल चले, अभी तक हमने कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ डिक्लेयर करने पे तो नल ही होता है जो हमने 1D array में देख लिया था, और यहाँ पर अभी हमने देख लिया मैट्रिक्स की टर्म में आपको क्या विजुअलाइज करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। तो ये है मेमोरी मैपिंग फॉर इनिशियलाइजिंग एन एरे। तो मेमोरी मैपिंग इनिशियलाइजेशन,
ठीक है, और यार इस चीज को ना छोटा ही कर देते हैं, लाइक इतना बड़ा रखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे दिख ही रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना यार, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो यार ये मैंने बना दिया है स्टैक, और यहाँ पर हमारी हीप है। अब देखते हैं, तो फर्स्ट लाइन है डिक्लेरेशन की ही एरे की, तो इसमें तो कुछ नहीं है यार, इसमें तो बहुत सिंपल चीज होती है। यहाँ पर आते हैं हम, और हमारा ARR नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर नल स्टोर हो जाता है इनिशियली। ये काम तो बहुत सिंपल है। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या होगा, अभी यार मैं ना ये यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप ये समझ लो कि स्टैक के राइट में जो भी है ये सारा हीप का ही हिस्सा है, ठीक है ना, मतलब सर्कल नहीं बना रखा, ये सब कुछ हीप ही है। वैसे भी हीप इज अ फ्री पूल ऑफ मेमोरी बताया था, तो स्टैक से बहुत बड़ा होता है। तो यार यहाँ पर ये सारा हीप है, अभी के लिए आपको ये जूम करना है। तो हीप में क्या हो रहा होगा जब मैंने ये लिखा है, तो न्यू इंट ऑफ साइज 3, सबसे पहले कंपाइलर इतना पड़ता है यार, न्यू इंट ऑफ साइज 3 यानी अच्छा 3 रोज बनानी है। तो वो क्या करता है, एक एरे बनाता है 3 साइज का। पहले वो एक एरे बनाएगा 3 साइज का। यहाँ पर एरे को मैं वर्टिकल ड्रॉ करके अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, लाइक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी दिखा लो, एरे तो एरे ही है ना भाई, सीधा दिखा लो, लिटाया हुआ दिखा लो, जैसे मर्जी दिखा लो, एरे तो एरे ही है। तो एरे बनाया है, अभी के लिए 1D एरे है, ये कुछ नहीं हो रहा। न्यू इंट ऑफ साइज जब 3 इतना जब रीड होता है तो वो 3 साइज का एरे बनाता है। आपको पता है 3 साइज का एरे जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, 0 1 2 हमारे इसके अंदर इंडिसेस हैं। एंड लेट अस से कि यार ये था 4K, इसका जो बेस एड्रेस था 4K था, यानी 0th इंडेक्स का एड्रेस जो था वो 4K था अभी के लिए। फिर आगे अब उसने रीड करा कि कॉलम में 4 लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब ना 4 साइज का एरे बनेंगे। ठीक है, अब बनेगा 4 साइज का एरे। ये 4 साइज का एरे बना। अब 4 साइज का एरे हमको मालूम है कि कैसे बनता है। यहाँ पर इंडेक्स होता है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और ये कुछ रैंडम एड्रेस इसका मान लेते हैं जो भी स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से इट इज 6K, कि भैया 6K इसका बेस एड्रेस है। और यहाँ पर क्या है कि यार ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये 0th इंडेक्स जो दिख रहा है, ये इसको रेफर कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पर 0th इंडेक्स पर क्या स्टोर्ड होगा, 6K स्टोर्ड होगा। ठीक है जी। सिमिलरली, क्योंकि हर एक रो के पास 3 कॉलम है, यहाँ देखो, इसका मतलब पता क्या है कि यार ये रो है 0th रो, इसके पास 4 साइज का एरे पड़ा है, 1 रो के पास 4 साइज का एरे पड़ा है, सेकंड रो के पास 4 साइज का एरे पड़ा है। हम कुछ ऐसा इसको बेसिकली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक रो के पास 4 साइज का एरे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। रुक जाओ यार, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हर एक जो रो है उसके पास 4 साइज का एरे पड़ा हुआ है। अब लेट से यार ये वाला जो एरे है ये किसी और ही एड्रेस पे स्टार्ट हो रहा है, लेट से रैंडमली 8 के एड्रेस, लेट से रैंडमली 17 के एड्रेस, कुछ भी ले सकते हो। लाइक एड्रेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मेरे को दिखाना हो वैसा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 17 के कर देता हूँ एंड इसको 8 के कर देता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एड्रेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कुछ भी हो, रैंडमली कुछ एड्रेसेस ले लिए। तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर ये स्टोर्ड होगा, और यहाँ पर इसका जो रेफरेंस है वो स्टोर्ड होगा, यानी कि जो बेस एड्रेस है विच इज 17K, यहाँ पर ये स्टोर्ड है, यहाँ पर 8K स्टोर्ड है। क्योंकि ये 3 इंटीजर एरेज बने हैं, ये 3 इंटीजर एरेज बने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है इंटीजर, तो इंटीजर एरे बने हैं। तो ऑब्वियसली क्या बात है, क्योंकि ये 6K का है तो ये 6K 04 ही होगा। नेक्स्ट जो है ये 6K 08 होगा, ये 6K 12 होगा। सिमिलरली ये 17K है तो ये 17K 04, 17K 08, 4 बाइट के हिसाब से वैसे ही होंगे एड्रेसेस। और क्योंकि इंटीजर एरे बने हैं, इनिशियलाइज हो चुके हैं, तो सबके अंदर इनिशियली वैल्यूज पड़ी होंगी 0। ओके, और एक और चीज, ये जो एरे था, जो एरे ऑफ रेफरेंसेस है बेसिकली, अब
जो रेफरेंसेस का ही तो एरे है, क्योंकि रेफरेंसेस कंटेन कर रहा है। इसका जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर आकर 4K जो है वो स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से रेफर कर रहा है। तो दिस इज व्हाट द एक्चुअल मेमोरी मैपिंग ऑफ 2D एरेज इज। अब पहले यहां तक कुछ डाउट है तो पूछ लो, और अगर समझ में आ गया तो बता दो। समझ में आया तो चैट में बता दो, डाउट है तो भी बता दो। ठीक है गौरव, और लोग? सर आ गया। हाँ जी, राइट साइड पूरा हीप में बनेगा। स्टैक में ना, स्टैक में सिर्फ दो चीजें बनती है। जो सबसे पहला रेफरेंस वेरिएबल है वो सबसे पहला रेफरेंस वेरिएबल, यानी जैसे यहाँ पर ARR लिखा था ना, ARR लिख रखा है, तो जिस नाम से आप डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो, जिस नाम से आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो आगे जाके उसमें, तो वो वाला जो रेफरेंस वेरिएबल है सिर्फ वो स्टैक में बनता है, या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टैक के अंदर बनते हैं, बाकी सब कुछ हीप के अंदर बन रहा है। तो ये सारा कुछ हीप के अंदर ही बना हुआ है पूरा, ये दिस इज ऑल हीप। ठीक है, और लोग भी बताओ यार, कम लोगों ने बताया है। आया है आपको सबको समझ? चैट में बताओ। ठीक है, अब ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, मैंने यहाँ पर 4K लिख दिया है, ठीक है ना, तो यार ये एड्रेस क्या होगा? बताओ, ये एड्रेस क्या होगा? कौन क्या सा लिखूं? वाला? मैंने इसको बेस एड्रेस को 4K लिखा है, तो ये वाला एड्रेस क्या है और ये वाला एड्रेस क्या है एरे का? इस वाले रेफरेंसेस वाले एरे का। सर ये तो बता नहीं सकते, कोई रेफरेंस का साइज ही नहीं पता होता। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए जान के पूछा था मैंने ये। रेफरेंसेस का साइज जावा में हम मालूम नहीं कर सकते, तो इसको कहीं गलती से 4K04 या 4K08 ऐसा कुछ मत समझ लेना। ये रेफरेंसेस हैं, ये एड्रेस स्टोर हो रखे हैं, और एड्रेस का साइज हमको जावा में कभी भी चाहकर भी पता नहीं चल सकता, तो इस एरे का साइज हमें नहीं मालूम। तो अब अगर आप देखो ना यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आपको लगेगा कि मेमोरी हो रही है, फिर एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस कैसे करेंगे मतलब, अभी बताता हूँ, चलो एक्सेस का बताऊंगा अभी कि कैसे, जब हम ये कोई भी एड्रेस मतलब इंडेक्स लिखते हैं तो वो वैल्यू एक्सेस होती है, वो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो, देखो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि रेफरेंसेस का साइज जो होता है वो आपको मालूम नहीं होता है, ठीक है जी। पर आपको मालूम नहीं है यार, जावा को मालूम है, बैकएंड पे जावा को मालूम है। जो मतलब जिसने पूछा एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एरे ऑफ 2 3, ठीक है, वही मैट्रिक्स ये है हमारी, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे ऑफ 2 और 3, ये वाली वैल्यू मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं एरे ऑफ 2 तक कैसे पहुंचूंगा? आपका क्वेश्चन ये है। तो मैं कह रहा हूँ यार सिंपल बात है, एरे ऑफ 2 के लिए उसको यहाँ से पहले वो बेस एड्रेस पहुंच उठाएगा, वो 4K पे पहुंच जाएगा। इसके बाद अब उसको 2 इंडेक्स मालूम है, मल्टीप्लाइड बाय उसको साइज करना होता है। अब जो साइज है वो आपको मालूम नहीं है, वो आपको मालूम नहीं है, पर वो जावा को तो बैकएंड पे मालूम है। आपको साइज इसलिए नहीं बता रहा जावा, ताकि आपको कहीं एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेसेस पता ना चल जाए, आप आइडिया ना लगा पाओ किसी भी तरीके से मेमोरी एड्रेसेस का, इसलिए आपको साइज नहीं बताया। पर वो जो भी साइज है वो जावा को तो मालूम है ना, कि कितना साइज रेफरेंस का लग रहा है स्टोर होने में, तो वो अपने आप उतनी जंप लगाकर वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है अनिकेत? ठीक है, ओके। अभी बात बात करूंगा वैसे एक्सेस की, एक बार ढंग से समझा दूंगा वापस से कि कैसे एक्सेस करते हैं। अभी एक और जो मेरे को इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ पर कोई है जो C++ वगैरह में कोड करता है? कोई है क्या C++ वगैरह में कोड करने वाला? पढ़ी तो होगी कभी C++, मतलब अगर रेज्यूमे में भी डाल रहे हो ना C++ एज अ लैंग्वेज, तो चीजें सर पता पढ़ी होनी है, चाहिए। ठीक है, पॉइंटर्स एंड ऑल। ठीक है, तो एक चीज है, जावा का जो ये है, ये एरे है 2D एरे जावा में, ठीक है। C++ में इसका कंसेप्ट कुछ और है। C++ में कंसेप्ट होता है रो मेजर मैपिंग और कॉलम मेजर मैपिंग के नाम से, अगर सुना हो कभी। सुना है क्या होता है ये रो मेजर मैपिंग और कॉलम मेजर मैपिंग?
नो सर। नहीं सुना, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्या है। अब देखो जावा की एक चीज देखते हैं। पहले तो हमने एक एड्रेस बनाया, मतलब पहले तो जब हमने यहाँ पर 3 साइज का रो का बोल दिया, साइज 3 है, तो एक एरे ऑफ रेफरेंसेस बनेगा जिसका बेस एड्रेस यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। पर इसके आगे के एड्रेस, इंडेक्स के एड्रेस हमें नहीं मालूम। ठीक है। फिर जो यहाँ पर एड्रेस बन रहा है वो मेमोरी में, मतलब जो एरे 4 साइज का बना वो किसी रैंडम लोकेशन पे जाकर बन गया। फिर ये भी किसी रैंडम लोकेशन पे जाकर बन गया, ये भी किसी रैंडम लोकेशन पे जाके बन गया, हमें नहीं पता। द थिंग इज इस एरे के अंदर तो वैल्यूज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूएशन में चल रही है। 6K, फिर 6K04, 6K08, 6K12। दिस वाज एक तरीके से रो 1, ठीक है ना, कि रो 1 में आपस में वैल्यूज चली कंटिन्यूएशन में, रो 2 में आपस में वैल्यूज कंटिन्यूएशन में चलेगी, रो 3 में आपस में वैल्यूज कंटिन्यूएशन में चलेगी। पर आप देखो पहली रो का दूसरी रो से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? 6K का 17K से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कहीं और ही बन रहा है मेमोरी में, ये कहीं और ही बन रहा है, रैंडमली किसी लोकेशन पे बन रहे हैं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक रो के अंदर तो वैल्यूज कंटिन्यूअस रहेंगी क्योंकि दे आर वन एरे, इट इज वन एरे। तो इस एक एरे के अंदर तो वैल्यूज कंटिन्यूअस रहती हैं। बट इस वाले एरे का इस वाले एरे से कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में कहीं पर भी बन सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये चीज आई समझ? हाँ जी बताओ, ये चीज समझ आई? यस सर। ठीक है। तो ये है कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एक चीज हमको ये समझ में आई। अब सी प्लस प्लस पता है क्या कहता है? सी प्लस प्लस कहता है यार 2D एरे इज नथिंग बट समथिंग यू आर विजुअलाइजिंग। एक्चुअल में वो 1D एरे ही है। मतलब 2D एरे, सी प्लस प्लस कहता है कि यार अगर ये एड्रेस 4K था लेट से, तो यार ये वाला एड्रेस 4K04 होगा, ये वाला 4K08 होगा, और ये वाला 4K12 होगा। दैट इज ओके। लेकिन ये वाला एड्रेस क्या होगा? ये होगा 4K16। फिर ये वाला एड्रेस क्या होगा? ये वाला एड्रेस होगा 4K20। मतलब वैल्यू सारी की सारी कंटिन्यूएशन में ही चल रही है। रो को उठाकर रो के बाद रख दो, ये सिंगल डी एरे ही है, ये 1D एरे ही है, ये कुछ नहीं है। आप इसको डायरेक्टली एक, मतलब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली एन या अ 1D एरे ऑफ साइज 12, क्योंकि ये मेमोरी में ऐसा ही होता है, कंटिन्यूएशन में पड़ा होता है। ठीक है जी। जावा में इस वाली रो का इस वाली रो से कोई लेना देना नहीं है। सी प्लस प्लस कहता है कि यार लेना देना छोड़ो, ये है ही 1D एरे, ये एज इट इज, ये वाली रो इसके बाद ही कंटिन्यू हो रही है, फिर इसके बाद ये वाली रो कंटिन्यू हो रही है। ये बस आप विजुअलाइज ऐसे कर पा रहे हो। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? एक ये काफी बड़ा डिफरेंस है। सर फिर इसमें रो और कॉलम का क्या मतलब? सी प्लस प्लस में आपने कहा रो मेजर हाँ कॉलम। बता रहा हूँ, पहले बताओ इतना आ गया समझ? यस सर। तो ये जो आइडिया मैंने आपको भी बताया, दिस इज कॉल्ड एज रो मेजर मैपिंग। मतलब रो मेजर मैपिंग मतलब कि भैया एक रो है, उसके जस्ट बाद दूसरी रो पड़ी होगी मेमोरी में, जैसे पहली रो कंटिन्यूएशन में, उसके बाद अगली रो, उसके बाद कंटिन्यूएशन में अगली रो, इस तरीके से पड़ी हुई है। तो ये होता है रो मेजर मैपिंग। दूसरा जो आइडिया होता है वो हम कहते हैं कॉलम मेजर मैपिंग। कॉलम मेजर मैपिंग क्या कहता है कि यार जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे वैल्यूज जो है वो रो के अंदर कंटिन्यूअस है, वो कहता है यार वैल्यूज जो है वो कॉलम वाइज कंटिन्यूअस है। कॉलम मेजर मैपिंग कहता है कि वैल्यूज कॉलम वाइज कंटिन्यूअस है। मतलब क्या कि यार ये वैल्यू 4K है, फिर ये वाली वैल्यू 4K04 है, ये वाली जो वैल्यू है वो 4K08 है, फिर ये वाली जो वैल्यू होगी नेक्स्ट कॉलम की जो वैल्यू होगी वो 4K12 होगी। तो वो कह रहा है कि कॉलम वाइज पढ़ा है, कि पहला कॉलम पढ़ा है, फिर नेक्स्ट कॉलम पढ़ा है मेमोरी में बिल्कुल जुड़ा हुआ उससे, फिर नेक्स्ट कॉलम पढ़ा है बिल्कुल मेमोरी में जुड़ा हुआ, एंड फिर नेक्स्ट कॉलम पढ़ा है। तो या तो रो वाइज पढ़ा होता है या कॉलम वाइज पढ़ा होता है। समझ में आया ये वाली चीज? अगर रो वाइज कंटिन्यूएशन में है तो रो मेजर मैपिंग हो जाती है, अगर कॉलम वाइज पढ़ा हुआ है तो उसको कॉलम मेजर मैपिंग कहते हैं। ये सी प्लस प्लस में और सी में दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, बता दो, आ गया सर समझ? हाँ जी। वैसे ये आपने डिफरेंस तो समझ में मुझे आ गया कि लाइक किस तरीके से हो रहा है। हाँ पर जब हम डिक्लेयर करते हैं उसमें 2D एरे जो मेमोरी एलोकेशन हो रही है वो तो इंटरनली खुद ही होती है। हाँ
तो ये किस तरीके का जजमेंट हुआ? दोनों में हो तो उतनी स्पेस रही है, बस एक ये तो इस तरीके से हो गया, ऊपर वाले में पूरे को एक रो में कंसिडर कर लिया, हाँ नीचे वाले में पहला रो फिर पहला कॉलम, हाँ इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, मतलब बस इतना ही है कि या यार, सिर्फ कहने के लिए डिफरेंस है, हाँ ये सिर्फ कहने के लिए डिफरेंट है, इनमें इंटरनली आपस तो में कुछ है ही कोई नहीं। फर्क नहीं है, इनमें आपस में कोई फर्क नहीं है, इस वाले मेथड में या इस वाले मेथड में आपस में कोई फर्क नहीं है। हाउएवर इस इन मेथड्स का जावा से बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, अभी एक चीज और मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं सी प्लस प्लस में इंटीजर का साइज 4 बाइट ही होता है, आई गेस जितना मेरे को याद आ रहा है 4 बाइट ही होता है ना। यस। ठीक है, तो 4 बाइट होता है। तो मेरे को बताओ मेमोरी में कितनी स्पेस एलोकेट होगी, ये सबके लिए क्वेश्चन है, फिर से अनम्यूट करके नहीं बताना, अनम्यूट करके नहीं बताना, चैट में टू मी भेजना। अगर ये एरे बनाया मैंने 12 साइज का, मतलब ऑब्वियसली दिख रहा है आपको कि 3 रो और 4 कॉलम है, 12 साइज का एरे है, इंटीजर का साइज 4 बाइट है, इंटीजर एरे बनाया है, तो कितनी स्पेस एलोकेट होगी बाइट्स की टर्म में, आपको मेरे को बताना है कि कितनी स्पेस मेमोरी में एलोकेट होगी। ठीक है निकेत, और लोग बताओ। क्वेश्चन आया समझ में क्या पूछ रहा हूँ? ठीक है हितेश, ठीक है। हाँ जी, और लोग कहाँ हैं भाई, सो रहे हैं जाग रहे हैं, क्या चल रहा है? समझ में आ रही है चीजें? ये सब इम्पोर्टेंट है यार समझना, मतलब सर, दिक्कत हो जाएगी बाद में। हाँ जी। और जब तो वो आंसर दे देता तो पूछ लेता हूँ। सर, ये आपने रो मेजर और कॉलम मेजर बोल दिया, हाँ वैसे रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो मेमोरी स्पेसिंग, जो मेमोरी एलोकेशन होती है, ये खुद होती है। हाँ तो ऐसे तो ये एक 1D की तरीके से ही होती है। तो ये जो हम रीडेबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि हाँ एक लाइन वाइज हो गया और एक कॉलम वाइज हो गया, ये जो रीडेबिलिटी है अपने यूजेज के ऊपर है एक तरीके से, या तो। हाँ, मतलब देखो मैं आपको पता है क्या रिकमेंड करूंगा, अगर लाइक ये वैसे ना यूडेमी कोर्स जो है अब्दुल बारी का, उसमें ये चीज है रो मेजर मैपिंग एंड कॉलम मेजर मैपिंग। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 1D एरे में भी सीखा था ना, वो एलओसी फॉर्मूला जो सीखा था हम लोगों ने, जिससे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस निकाल पा रहे थे। यस सर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जब आप रो मेजर और कॉलम मेजर में जाते हो, फॉर्मूला हल्का सा अलग हो जाता है। रो मेजर का हल्का सा अलग है फॉर्मूला, कॉलम मेजर का हल्का सा अलग है। तो ऑब्वियसली उसी पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि इस रो में कंटिन्यूएशन में आप चल रहे हो, और मतलब तो आपको रो के इंडिसेस और कॉलम के इंडिसेस के हिसाब से कुछ वैसा सोचना पड़ेगा। इस टाइम पे यहाँ पर आप कॉलम में कंटिन्यूएशन में चल रहे हो, तो फिर से रो और कॉलम के इंडिसेस के हिसाब से आपको कुछ वैसा सोचना पड़ेगा। तो उतना फर्क पड़ता है, बस वो फॉर्मूला थोड़ा सा एक लाइन का चेंज आ जाता है उस फॉर्मूला में। वैसे इन सर, दोनों कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं। वो तो इस हिसाब से हो ना, जैसे हम फर्स्ट ब्लॉक पर है और हाँ सेकंड पे जाना है, तो सेकंड हमारा राइट में नहीं डाउन में है। मैं हाँ वही विजुअल हाँ विजुअल करने के एग्जैक्टली लिए। exactly. बस ये फर्क पड़ेगा कि जो सेकंड ब्लॉक है वो डाउन में है, यानी आपको कॉलम का जो इंडेक्स है वो कंसिडर करना है +1, कॉलम का इंडेक्स +1 कंसिडर करना है जब आप कॉलम मेजर मैपिंग कर रहे हो। रो मेजर मैपिंग में क्या है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस आपकी रो के इंडेक्स से कम आप कंसिडर करोगे। सर, ये बस तो दैट्स इट। विजुअल में बना है, वैसे तो एक ही लाइन हाँ में बनता है वैसे तो सारा। एक ही लाइन में पूरा एरे बना होगा, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसमें कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट ब्लॉक से हमें 3 जंप मार के आगे जाना होगा नेक्स्ट कॉलम के लिए, जैसे कॉलम हाँ मेजर में हाँ 3 जंप्स मार के 4th जंप पे हमारा डाटा होगा कॉलम के लिए। हाँ ओके सर। ठीक है। और लोग बताओ यार, प्लीज बता दो ये चीजें समझ में आई हैं? मतलब अगर आपको ये रो मेजर कॉलम मेजर समझ में नहीं आया फिर भी चलता है, मेरे को जावा वाला पार्ट समझ में आया एटलीस्ट? प्लीज चैट में बता दो, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं क्योंकि जब तक बताओगे नहीं। वही दो तीन लोग हर बारी बताते हैं। एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है? तो मेमोरी मैपिंग में हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन की मेमोरी मैपिंग देखी। सबसे पहले जब हम डिक्लेयर करते हैं एरे को, तो डिक्लेरेशन 1D एरे वाली ही चल रही है, यानी कि जब आप डिक्लेयर करोगे तो बस एक ARR नाम का वेरिएबल बन जाएगा और उसके अंदर नल स्टोर हो जाएगा। बट जब हमने ये करा तो यहाँ से क्या होता है, पहले यार इतना रीड हुआ न्यू इंट ऑफ साइज 3, तो उसने क्या करा 3 साइज का एक एरे बना दिया। उसके बाद उसने देखा यार साथ में कॉलम में 4 लिख रखा है, मतलब हर एक जो रो है उसके पास 4 कॉलम होने चाहिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसने क्या करा, ये सब हीप में ही बना, ये भी हीप में बना,
फिर उसने क्या करा, हीप में 3 एरे बना दिए ऑफ साइज 4 ईच, ठीक है। और जो उनका बेस एड्रेस था, जो इनका बेस एड्रेस था, वो यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। जैसे कि 6 के इसका बेस एड्रेस था तो वो यहाँ पर स्टोर हो गया, जो 17 के इस सेकंड एरे का बेस एड्रेस था वो यहाँ पे स्टोर हो गया, एंड 8 के जो इसका बेस एड्रेस था वो यहाँ पे स्टोर हो गया। और जो एरे ऑफ रेफरेंसेस ये बना है, इसका जो बेस एड्रेस है वो जाकर यार हमारे ARR वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। इन इन एरेज के अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि एरे है, वैल्यू कंटिन्यूएशन में होगी, मतलब 6K के बाद 6K04, 6K08 एड्रेस ऐसे चलेगा। हाउएवर इस वाले एरे का और इस वाले एरे का, या फिर इस वाले एरे का और इस वाले एरे का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये रैंडमली 6K कहीं पर जाकर एलोकेट हो गया है, यहाँ पर रैंडमली 17K जाकर कहीं पर एलोकेट हो गया है। इन एरेज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हाउएवर इन ईच एरे द वैल्यूज विल बी इन कंटिन्यूएशन। और क्योंकि एरेज में मैंने बताया था जब तक आप वैल्यूज नहीं डालते बाय डिफॉल्ट 0 ही डलता है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 डल चुका है, ठीक है जी। आ गया समझ आदित्य? ठीक है। अब मैं एक जो आपको बता रहा था, थोड़ा सा मैंने बस इसलिए बताया था, वो वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा था, जो रो मेजर मैपिंग कॉलम मेजर मैपिंग जो मैं बोल रहा हूँ। देखो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि C++ में क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि एरेज का आपस में कोई लेना देना नहीं है, C++ कहता है यार ऐसा नहीं है। C++ कहता है हमारे में पहली रो के जस्ट बाद जुड़ी हुई ही दूसरी रो पड़ी हुई होगी। आप भूल जाओ, चलो कॉलम भी भूल जाओ, आप भूल जाओ कि कॉलम वाइज भी कुछ होता है, ठीक है। मतलब कॉलम मेजर मैपिंग भी कुछ होता है, वो भूल ही जाओ आप, वही बेस्ट है। जिनको आ गया समझ बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया वो भूल जाओ। आप सिर्फ ये समझ लो कि एक रो जो है उसके जस्ट बाद अगली रो पड़ी होगी, यानी अगर ये 4K12 था तो जो नेक्स्ट रो है वो 4K16 से ही स्टार्ट हो रही है, यानी दिस इज नथिंग बट अ ह्यूज 12 साइज एरे, 12 साइज का 1D एरे ही है ये, ठीक है। दिस इज अ 1D एरे ऑफ साइज 12 इन द मेमोरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक बार चैट में बताओ ये चीज समझ में आ गई जो मैंने बोली? हाँ गौरव यही बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक आ गई चीज समझ, और लोग भी बता दो प्लीज, जल्दी जल्दी बताया करो यार, यस आ गया। ठीक है। अब देख लो, यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यार दिस इज नथिंग बट 1D एरे ऑफ साइज 12। तो अगर इंटीजर का साइज है 4 बाइट का और 12 इंटीजर्स का एक एरे बन रखा है, तो द साइज इज 48 बाइट्स। दिस विल बी द साइज ऑफ दिस एरे। पीछे कैसे कंप्यूट करोगे? पीछे कैसे कंप्यूट करोगे? यहाँ पर 12 इंटीजर तो बने ही हैं 4 बाइट के, लेकिन यहाँ पर 3 साइज का एक एरे बना है जो रेफरेंस वेरिएबल्स को कंटेन करता है। एंड अगेन वी डोंट नो द साइज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल्स, तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट साइज एरे का कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जैक्ट साइज इन बाइट्स की अगर मैं बात करूं, बाइट्स में एग्जैक्ट साइज जावा में आप कंप्यूट नहीं कर पाओगे। आपको इतना तो पता है कि यार 12 इंटीजर बने हैं, तो 12 इंटीजर यानी 12 इंटू 4 48। लेकिन यार ये 3 रेफरेंस वेरिएबल्स के लिए भी तो एक एरे बना है, एरे ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। इन शॉर्ट 3 रेफरेंस वेरिएबल भी तो बने हैं, वो कितनी मेमोरी ले रहे हैं यू डोंट नो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस पॉइंट पर देखकर आपको क्या लग रहा है कि मेमोरी कंजम्पशन कौन बेटर कर रहा है, जावा कर रही है या C++ कर रही है? किसकी बेटर मेमोरी कंजम्पशन है, सी कौन प्लस मेमोरी प्लस। बचा रहा है? C++ बचा रहा है, यही लग रहा है, यस सर। ठीक है। तो अब आपके इस मिथ को भी तोड़ देते हैं कि C++ बेटर मेमोरी कंजम्पशन कर रहा है, ये नहीं है सच, ठीक है। अब ये मिथ तोड़ते हैं। बस ये सर कि वो कॉन्टिन्यूस है, वो 12 के 12 कंटिन्यू होने चाहिए, यहाँ पे हम 4 4 के टुकड़ों में है। हाँ, तो एक कंसेप्ट, किसी ने OS पढ़ रखा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? कोई है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी यस पढ़ा हुआ तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है यार फ्रैगमेंटेशन नाम से, ठीक है। तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि वो क्या होता है। देखो मान लो ये हमारी मेन मेमोरी है, 2 मिनट का टाइम देना यार।
तो कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है हमारी मेन मेमोरी, ये तो मैंने बताया ही था। मान लो इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, ये हमारी पूरी की पूरी मेन मेमोरी है, ठीक है। तो अब एक चीज करते हैं, अगर मेरे को यहाँ पर एक एरे बनाना है, ठीक है, मान लो इतनी ही अभी हमारी मेन मेमोरी है, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मेन मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, बट मान लो अभी यार ये इस तरीके से हमारी कुछ मेन मेमोरी है कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन में ये सारे ब्लॉक्स हैं, ये सारे कंटिन्यूएशन में ही होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर इसका एड्रेस 2K है तो इसका 2K01 है, क्योंकि एक बाइट है एक ब्लॉक का साइज, ठीक है। यहाँ पे ये अजम्पशन लेके चल गए, तो यार ये 2K02 है, 2K03 है एंड सो ऑन, ठीक है। अभी के लिए इस चीज को भी भूल जाओ, अभी के लिए ये भी भूल जाओ कि यार ये 1 बाइट का है। मान लो अभी के लिए ये 4-4 बाइट के, मान लो 4 बाइट का ये एक ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में 4 बाइट का अभी के लिए मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखते हैं, अगर मेरे को यार ये वाला एरे C++ में बनाना है ना, अगर मेरे को ये वाला एरे बनाना है ना C++ में, ये वाला एरे, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 12 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी कंटिन्यूएशन में चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक है, मैंने बताया, इस रो के बाद अगली रो के बाद अगली रो, तो हमको 12 ब्लॉक्स इन कंटिन्यूएशन चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है यार कि जैसे मान लो ये कितना है, 5 है ना यहाँ पे, तो 5 और 5 10, ये 11, और यहाँ पे हमको तो यहाँ पर मान लो कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक लेट से ऑक्यूपाइड है, अगर ये वाला ब्लॉक ऑक्यूपाइड है तो अब आप मेरे को बता दो कि क्या आप यहाँ पर C++ के अंदर ये बना पाओगे, ये वाली मैट्रिक्स बना पाओगे। 4 बाइट का हर एक ब्लॉक है, तो इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि C++ के अंदर, क्योंकि वैल्यूज मैंने आपको बताया लाइक कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो मेरे को 12 कंटिन्यूअस ब्लॉक्स चाहिए एलोकेट करने के लिए इस मैट्रिक्स को। क्या मेरे पास यहाँ पर 12 कंटिन्यूअस ब्लॉक्स कहीं पर आपको दिख रहे हैं? लगातार 12 ब्लॉक्स कहीं दिख रहे हैं एंड कंटिन्यूएशन में यू चल रहा है ये, इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कंटिन्यूएशन में है। बता दो, क्या आप C++ के अंदर अब मैट्रिक्स बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? क्या हो गया? क्या चीज, ब्रेक हुआ। देखो यहाँ पर ये मेन मेमोरी है, हमने बात करी हर एक ब्लॉक जो है वो 4 बाइट का है इस मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। C++ में इस तरीके से रो वाइज हम चल रहे हैं, हमको 12 ब्लॉक्स कंटिन्यूअसली खाली चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ब्लॉक ऑक्यूपाइड अगर है, तो क्या मैं C++ के अंदर इस मैट्रिक्स को बना पाऊंगा? सर नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 ब्लॉक्स Continue इकट्ठे चाहिए। खाली नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, मेमोरी की फ्रैगमेंटेशन हो गई, मेमोरी जो है वो फ्रैगमेंट्स में टूट गई। आपके पास बहुत ज्यादा खाली मेमोरी अवेलेबल है, सिर्फ एक यही ब्लॉक तो भरा हुआ है, बाकी सब कुछ खाली है, सब कुछ खाली है। फिर भी आप अपना जो ये 2D एरे है ये C++ के अंदर नहीं बना पा रहे। लेकिन जावा में क्या है, जावा में तो यार उसको 4-4 चाहिए, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, आपस में उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो यार यहाँ 4 ब्लॉक ले लो, ठीक है, यहाँ पर 4 ब्लॉक ले लो, यहाँ पर 4 ब्लॉक ले लो, यहाँ पर 4 ब्लॉक ले लो, बन गई मैट्रिक्स, बन गई जावा के अंदर। और 3 रेफरेंस वेरिएबल भी चाहिए, तो उनके लिए भी काफी सारी जगह खाली है, ठीक है। तो एक ब्लॉक, सिर्फ ब्लॉक होने से आपने देखा कि C++ में तो एरे बना ही नहीं, जावा में बन गया। ये कंसेप्ट होता है फ्रैगमेंटेशन की, C++ में फ्रैगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है ना। इन C++ फ्रैगमेंटेशन में हैपन, फ्रैगमेंटेशन इज मोर लाइकली टू हैपन। मैं ये नहीं कह रहा जावा में नहीं होगी, जावा में भी तो हो सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 4 ब्लॉक भी इकट्ठे अवेलेबल ना हो फ्री, तो मतलब ऑब्वियसली ऐसी रियल लाइफ में नहीं आती। बहुत बड़े बड़े एरेज की बात सोचो यहाँ पर कि 10,000 साइज का एरे बनाना है, तो हमको लगातार 10,000 ब्लॉक्स कंटिन्यूएशन में नहीं मिल रहे, वैसा कुछ सोचो। यहाँ पर मैं 4 ब्लॉक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बड़े स्केल पे सोचो इस चीज को। हाउएवर मतलब हो तो सकता है ना, जावा में भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बट चांसेस कम है। तो अब मेरे को बता दो कि कौन मेमोरी को बेटर यूटिलाइज कर रहा है, जावा या C++? सर जावा। ठीक है, जावा कर रही है, क्योंकि भाई क्या ही करा यार, रेफरेंस वेरिएबल 3 एक्स्ट्रा बना दिए, क्या दिक्कत है? आपकी फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हो रही एटलीस्ट यहाँ पे, ऐसा तो नहीं हो रहा कि पूरा का पूरा एरे ही नहीं बन पाएगा।
तो इन C++ fragmentation is more likely to happen as the as there is contiguous memory allocation throughout the matrix. ठीक है. In Java it is rare to happen. ठीक है जी. तो C++ में आप लोग यार यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं कर पाते. जावा में हमने यार यहाँ पर रैंडमली 4 ब्लॉक, यहाँ पर रैंडमली 4 ब्लॉक, रैंडमनेस दिखाने के लिए मान लो यहाँ पर 4 ब्लॉक बना लिए, और फिर कहीं पर भी हमारे रेफरेंस वेरिएबल बन गए. मतलब रेफरेंस वेरिएबल के लिए मान लो हमारे 3 लगातार रेफरेंस वेरिएबल यूं ऑक्यूपाई हो गए. अभी एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 4 बाइट ही ले रहा है रेफरेंस वेरिएबल, हमें नहीं पता कितना ले रहा है, बट मान लो यहाँ पर बन गया, तो बस हमारा काम तो हो गया. ठीक है जी. बता दो यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया सारा? ठीक है. अब मैं यार नाम लेके पूछना शुरू करूं, इससे बढ़िया होगा आप लोग खुद ही बता दो. नहीं समझ में आया तो पूछो यार डाउट, क्योंकि अगर यहाँ पर चीजें आ समझ गया नहीं आई सर। बहुत दिक्कत होगी. ठीक है, मतलब जिनको आ गया वो तो बता ही देते हैं, बाकी बताओ. मैं बार बार कह रहा हूँ मेमोरी मैपिंग के कंसेप्ट अगर ठीक नहीं होंगे आगे जाकर बहुत दिक्कत आएगी. अभी आपको लग रहा हो सकता है कि इतनी डेप्थ में पढ़ने की क्या जरूरत है, आगे फंस जाओगे. ओके. ठीक है जी. जावा में कैसे फ्रेगमेंटेशन होगी? देखो, अगर मैं कह रहा हूं, मैंने कहा फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे क्यों हुई, क्योंकि 12 बाइट इकट्ठे मेरे पास, मतलब 12 ब्लॉक्स मेरे पास इकट्ठे अवेलेबल नहीं थे. ठीक है. मान लो मेरे पास 4 ब्लॉक्स भी इकट्ठे अवेलेबल नहीं होते. ठीक है. मान लो ये सब ऑक्यूपाइड है और अब मेरे को ये मान लो सारा कुछ प्री ऑक्यूपाइड है. अब मेरे को 4 साइज का एरे बनाना है, तो यार बता दो क्या मैं यहाँ पे 4 साइज का एरे बना पाऊंगा अगर यू मेमोरी ऑक्यूपाइड है? तो कहीं पर भी मेरे को इकट्ठे 4 ब्लॉक तो खाली मिल ही नहीं रहे. ठीक है. यस। तो यहाँ पर तो 4 साइज का भी एरे नहीं बन पाएगा. तो फ्रेगमेंटेशन तो जावा में भी है, पर चांसेस कम है. चांसेस कम है क्योंकि उसको रैंडमली जहां पर जगह खाली दिखती है कॉन्टिगुअस मेमोरी में वहां पर एरे बन जाता है, जबकि C++ में लगातार कॉन्टिगुअस चाहिए उसको. ओके जी. तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी चीज सीख ली. ये आप ऊप्स ऊप्स कह रहा हूँ, ओएस में पढ़ोगे वैसे. फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग वगैरह अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं. लाइक बढ़िया सब्जेक्ट है ओएस भी. मेरे को तो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क नहीं पसंद और थोड़ा सा यार डीबीएमएस भी नहीं पसंद उतना. ओएस और रूप्स तो बढ़िया ही है, इंटरेस्टिंग है पढ़ने में. ओके. तो अब हम लोग सीखते हैं यार. अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन की मेमोरी मैपिंग सीख ली है. अब एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर भी लेंथ प्रॉपर्टी पहले सीख लेते हैं, फिर आइटरेट करना सीख लेंगे. तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या होती है यार? लेंथ प्रॉपर्टी जैसे हमारे एरे के अंदर थी वैसे ही हमारी मैट्रिक्स के अंदर भी होती है. ठीक है. तो देख लेते हैं लेंथ प्रॉपर्टी क्या है. बेसिकली अगर आप यहाँ पर लिखते हो, अगर इसका नाम है ARR, लेट से इसका नेम ARR है, एंड आप लिखते हो ARR डॉट लेंथ, तो आपको क्या मिलेगा? एक्चुअली में अगर मैं आपको फिर मेमोरी मैपिंग में लेके जाऊं पीछे, तो क्या होगा? ARR डॉट लेंथ इज, ARR में क्या पड़ा है? ARR में तो 4K पड़ा है, तो 4K पे जो एरे पड़ा है उसकी लेंथ बता दो. इसकी लेंथ क्या है? 3 है. तो यानी कि ARR डॉट लेंथ करने पर आपको जो रेफरेंसेस वाला एरे है उसकी लेंथ पता चलती है. इन शॉर्ट आपको नंबर ऑफ रोज पता चल जाती है. ठीक है. तो ARR डॉट लेंथ गिव्स द लेंथ of array of references. ठीक है. और सिंपली नंबर ऑफ रोज. बताओ आ गया? ये वाली चीज समझ में आई? एरे डॉट लेंथ क्या देगा इस बारी आपको? यस सर। ठीक है. रीजन तो सिंपल ही है ना यार. रीजन में तो क्या ही है कि ARR डॉट लेंथ चाह रहे हो आप, तो ARR के अंदर तो रेफरेंस वेरिएबल छोड़ था 4K. 4K जो है वो एरे ऑफ रेफरेंसेस का बेस एड्रेस है.
तो इसकी आपको लेंथ बता देगा वो, विच इज 3। तो यानी आपको नंबर ऑफ रोज पता चल जाएंगी ARR डॉट लेंथ करने से। अब अगर आपको किसी भी कॉलम का एड्रेस जानना है तो आप क्या करोगे भाई, आप करोगे ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ। ये क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। तो ARR ऑफ 0 करने से क्या है, ARR ऑफ 0 करने से क्या होगा, जब मैं ARR ऑफ 0 करूंगा तो मैं इस वाली जगह पर पहुंच जाऊंगा। तो इस वाली जगह पर पहुंच गया हूँ, 6K पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि ARR ऑफ 0 लिखा, विच इज 4K से आप यहाँ पर आ गए, 0 इंडेक्स पर आ गए, 6K यहाँ पर 6K पड़ा है, तो यानी 6K पर जो एरे पड़ा है उसकी लेंथ बता दो। अगर ARR ऑफ 1 डॉट लेंथ करूंगा तो क्या होगा, 1 इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा, वहां पर जो एरे पड़ा है उसकी लेंथ बता दो। अगर ARR ऑफ 2 डॉट लेंथ करूंगा तो क्या होगा, सेकंड इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा, वहां पर जो एरे पड़ा है उसकी लेंथ बता दो। ठीक है जी। तो हमको यहाँ पर, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हर एक रो के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है, यानी हर एक रो के अंदर सेम कॉलम्स है, यहाँ पर हर रो के पास 4 कॉलम है, तो इसलिए हम हमेशा एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ ही लिख देते हैं, क्योंकि एरे ऑफ 0 पर जो एरे पड़ा है उसकी जो लेंथ है, एरे ऑफ 1 पर जो एरे पड़ा है उसकी लेंथ भी सेम होगी, एरे ऑफ 2 पर जो पड़ा है उसकी भी सेम ही होगी। So this basically gives the number of columns. Gives the number of columns. ठीक है, आया समझ, ये चीज भी आ गई समझ। जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग एरे में ट्रेवर्स करना सीख लेते हैं। ठीक है जी, अभी बतानी है कुछ चीजें। डायरेक्ट एक्सेस कैसे, पहले डायरेक्ट एक्सेस बता देते हैं यार, मतलब स्किप नहीं करते एक भी चीज। डायरेक्ट एक्सेस, तो डायरेक्ट एक्सेस वही है कि जैसे मैट्रिक्स में अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो मेमोरी मैपिंग में चीज कैसे वर्क कर रही है। तो उसके लिए यार मैं इसको पूरे को उठा के ले आता हूँ, और ये हटाता हूँ अभी के लिए। ओके, तो अब हमको समझना है यार डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस क्या है कि यार अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ARR ऑफ लेट्स से 1 2, तो मेरे को ये वाली वैल्यू कैसे मिलती है। ठीक है, तो जब मैं ARR ऑफ 1 लिखता हूँ तो क्या होता है यार, पहले तो ARR देखकर हम लोग बेस एड्रेस पर चले जाते हैं, और फिर क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है हमको साइज नहीं पता रेफरेंस का, लेकिन वही जो LOC फॉर्मूला था यार हमारा, इफ यू रिमेम्बर LOC फॉर्मूला क्या होता था, बेस एड्रेस प्लस डेटा टाइप का साइज मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो है रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल का साइज हमें नहीं पता लेकिन जावा को पता है। और बैक ये फॉर्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला भी तो जावा ही लगा रहा है, तो जो फॉर्मूला लगा रहा है उसको साइज पता है, उतना बहुत है। तो LOC फॉर्मूला की मदद से क्या होगा कि जब हम लोग एरे ऑफ 1 2 लिखते हैं तो एरे देखता है वो 4K, फिर वो देखता है इंडेक्स 1 है, अच्छा इंडेक्स 1 है तो जितना भी रेफरेंस का साइज है उससे मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्टली वो इंडेक्स 1 पे पहुंचा देगा। ठीक है, फिर इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है 17K, तो अब वो यहाँ पर आप जो है ट्रैवल करके 17K पे आ चुके हो। इसके बाद वो कह रहा है 2, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, बेस एड्रेस है 17K प्लस डेटा टाइप का साइज है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 17K08। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अब आप पहुंच जाओगे 17K08। ठीक है, बताओ समझ में आ गया कैसे डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, कैसे हो रहा है एक्सेस, कि सबसे पहले आप यस सर। यहाँ पहुंचते हो, उसके बाद आप इसकी मदद से जिस भी इंडेक्स पर आपको रेफरेंस वाले एरे के अंदर जाना है, वो इस फॉर्मूले की मदद से आप रेफरेंस वाले एरे के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंचते हो। वहां पर एड्रेस पड़ा हुआ है किसका, जो एक्चुअल आपका एरे जहां पर है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, फिर आप उस एरे के बेस एड्रेस पे पहुंचते हो, फिर उस एरे के बेस एड्रेस के अंदर जो भी आपको इंडेक्स लिखा हुआ है उस पर पहुंचने के लिए वापस LOC फॉर्मूला लगता है, और फिर आप उस पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुंच जाते हो और वो वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, एक बारी बता दो सारे चैट में, आ गया ये वाली चीज समझ, और लोग। ठीक है जी, ओके।
तो जैसे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब जब हम ऐसा करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, वैसे ही यार हम वैल्यू डाल भी ऐसे ही देते हैं। जब हम ये करेंगे इज इक्वल टू समथिंग, अगर मैं 10 डाल दूंगा तो वैसे ही जैसे अभी हम उस लोकेशन पर पहुंचे, उस लोकेशन पर हम पहुंच जाएंगे सेम तरीके से, और वहां पर वो वाली वैल्यू जाकर डल जाएगी। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि ट्रैवर्स कैसे करना होता है एक एरे को, ट्रैवर्स कैसे करना है इस मैट्रिक्स को। तो अगर ये मैट्रिक्स है एंड हमको इसको ट्रैवर्स करना है तो देखते हैं कैसे करेंगे। आप शीट में जाकर ये वाला क्वेश्चन खोल लो, 2D एरेज डेमो, मैं लिंक भेज रहा हूँ चैट में। ठीक है, तो अब हमको एरे को ट्रैवर्स करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इनपुट वगैरह भी लेना है हमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले रो इनपुट लो, फिर कॉलम इनपुट लो, फिर उतने इंटीजर इनपुट ले लो। तो मैं रो को इनपुट ले रहा हूँ, इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, और फिर एक वेरिएबल कॉलम नाम से इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन। अब क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो मैट्रिक्स इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज रो एंड कॉलम। ये मैंने क्या करा है, डेक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक सिंगल स्टेटमेंट में ही कर दी है। डेक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ये हमने एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, एक ही बार में काम कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर हम, मतलब इस एरे के अंदर हमको वैल्यूज भरनी है। तो देखो पहले हम रो में जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो यार, रो का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर लेस देन एरे डॉट लेंथ। मैंने बताया आपको एरे डॉट लेंथ आपको 4 आंसर देगा, क्योंकि अगर आप इसी चीज को मेमोरी मैपिंग में देखोगे, सॉरी 3 आंसर देगा। क्यों देगा 3 आंसर, क्योंकि अगर आप इसी चीज को मेमोरी मैपिंग में देखोगे तो यार यहाँ पर रेफरेंस एरे बन रखा होगा 3 साइज का, और हर एक रेफरेंस एरे के लिए यहाँ पर 4 साइज का एरे बन रखा होगा। ठीक है जी, यहाँ पर 4 साइज का एरे बन रखा होगा, और यहाँ भी सेम हो रखा होगा, यहाँ पे भी 4 साइज का एरे बन रखा होगा। तो जब हम एरे डॉट लेंथ करते हैं तो हमको रेफरेंस एरे की या फिर नंबर ऑफ रोज जो है वो हमको पता चल जाती है कि कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ रोज होंगी 0 से लेकर लेस देन एरे डॉट, या मैट्रिक्स हमने नाम रखा है तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब हर एक रो में कितने कॉलम है भाई, यहाँ पर सेम चीज। अब आपने पता कर लिया कि 0 रो पे जाना है, 1 रो पे जाना है, 2 रो पे जाना है। देख लो यहाँ पर मैट्रिक्स डॉट लेंथ यहाँ पे आपको 3 रिटर्न करेगा। तो हमने कहा यार 0 से लेस देन 3 विच इज 0 1 एंड 2। ठीक है, 0 से लेकर लेस देन 3 विच इज 0 1 एंड 2। तो 0th रो में जाएंगे, फर्स्ट रो में जाएंगे, सेकंड रो में जाएंगे। अब हर रो के अंदर अगर आप देखो तो 0 से लेकर मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ -1, इनफैक्ट मैट्रिक्स ऑफ 0 आपको क्या बताएगा कि 0 इंडेक्स पर पड़े हुए एरे का साइज क्या है, 4 साइज है। तो भैया 4 -1। ठीक है, तो यूं आपको करना है कि हर एक रो के अंदर, हर एक रो के अंदर अब आपको कितने बेसिकली कॉलम्स, या यूं कह लो कि कितने एलिमेंट हैं हर एक रो के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ कॉलम्स है। पर वो उनकी नंबरिंग मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ नहीं है, नंबरिंग तो 0 1 2 एंड 3 है 4 कॉलम, है 4 कॉलम हर एक रो के अंदर, लेकिन जो नंबरिंग है वो 0 से लेकर 3 तक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो हमारा कॉलम है वो 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ तक जाएगा एंड जे प्लस प्लस। हर एक रो के लिए इतने कॉलम है, हर एक रो के लिए इतने कॉलम है। और इनपुट लेना है तो देखो कैसे लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द रो हेयर, जे रिप्रेजेंट्स द कॉलम हेयर। तो आई और जे यानी ith रो और jth कॉलम के अंदर आप अपना इनपुट डाल दो। मैट्रिक्स ऑफ ith रो के अंदर jth कॉलम के अंदर आप अपनी वैल्यू डाल दो। बताओ पहले इनपुट कैसे ले रहे हैं, समझ में आया? ये कितनी रोज चल रही हैं और हर एक रो के लिए कितना कॉलम चल रहा है, ये समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई यस डाउट सर। नहीं है। अब ये वैल्यू स्टोर वैसे ही होगी जो मैंने आपको एलओसी फॉर्मूला बताया जैसे, वैसे ही स्टोर होगी कि पहले हम रेफरेंस वेरिएबल में करेक्ट इंडेक्स ढूंढेंगे, रेफरेंस एरे के अंदर करेक्ट इंडेक्स ढूंढेंगे, फिर उससे हम एक्चुअल एरे में जाएंगे, फिर वहां पर हम जाकर करेक्ट इंडेक्स ढूंढेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा इनपुट हो गया।
अब हमको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमको उसी इनपुट को प्रिंट करना है जो आपने लाइक मैट्रिक्स ले लिया है, इस मैट्रिक्स को आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं हर एक रो में हर कॉलम में जा रहा हूँ। अब क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स ऑफ आई जे, हर एलिमेंट के बीच में आप स्पेस दोगे, और जब एक रो पूरी प्रिंट हो जाए, जब एक रो पूरी प्रिंट हो जाए, देखो ये क्या था, बाहर जो लूप थी वो रो के लिए चल रही थी, जब और इस रो में अंदर इतने कॉलम्स आपने प्रिंट करने हैं, तो जब इस रो के आपने सारे कॉलम प्रिंट कर दिए तो आप लाइन छोड़ दो। तो इससे मैट्रिक्स कैसी प्रिंट हो जाएगी, इससे अगर मैट्रिक्स की बात करूं, इसके अंदर मान लो मैट्रिक्स कुछ ऐसी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसी कुछ मैट्रिक्स थी, इंडेक्स 0 1 2 0 1 2 था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स ऑफ आईजे को प्रिंट करो और फिर स्पेस दे दो, दे दी, फिर इसी रो के अंदर नेक्स्ट कॉलम को प्रिंट करो, देख लो जीरो रो के अंदर ही हो, नेक्स्ट कॉलम को प्रिंट करने चले जाओगे, नेक्स्ट कॉलम प्रिंट कर दो, फिर इसी रो में रहो, अगले कॉलम को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब इस रो में आप सारे कॉलम प्रिंट कर चुके हो, जब आप इस रो के सारे कॉलम प्रिंट कर चुके हो तो अब आप क्या करोगे, अब आप लाइन को लीव कर दोगे, अब आप लाइन को लीव कर दोगे, फिर आप नेक्स्ट रो पे आ चुके हो, फिर आप इस कॉलम को प्रिंट करोगे, फिर आप इसको प्रिंट करोगे, फिर आप इसको प्रिंट करोगे, एंड सो इस तरीके से यहाँ पर हम मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार रन करते हैं, चल रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये था 2D एरे का डेमो, जिसमें हमने देख लिया कि इनपुट कैसे लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स को प्रिंट कैसे करते हैं, रो कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ वाली प्रॉपर्टी क्या है। आ गया समझ सब कुछ अभी तक का? यस। ठीक है, तो यार ये आज का लास्ट ही चीज है, इसके बाद ओके क्योंकि सर। इसके बाद वो है मैट्रिक्स एज अ फंक्शन पैरामीटर वगैरह, तो वो हम लोग कल ही करेंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं एंड कर दूंगा, ये लास्ट है आज का क्वेश्चन। ओके, और यार एक चीज वैसे, लाइक आप लोग तो आ ही रहे हो क्लासेस में, जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे अगर देखते हैं तो मेरे को नहीं पता, तो ट्राई करो अब मैक्सिमम क्लासेस में आ जाना इसके बाद से, क्योंकि 2D एरेज में मैंने पहले ही बोला था, लाइक यहाँ से लगा लो रोटेट बाय 90 डिग्री से लेके ये जो लास्ट ये है सर्च इन 2D मैट्रिक्स, ये लाइन लगाकर सारे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर एरे लिस्ट आपने अभी देख लिया, मैंने शीट में क्वेश्चन इस तरीके से डाले थे कि एरे लिस्ट का यूसेज अवॉइड हो जाए, तभी आपको हर दूसरे क्वेश्चन में एरे लिस्ट तब भी दिखने को मिल रहा था। तो लगा लो कितना इंपॉर्टेंट है एरे लिस्ट आपको आना, तो एरे लिस्ट तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ही एरे लिस्ट आ रहा होगा, तो वो क्या है, उसका इंटरनल कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के अंदर हम थोड़ा सा बात करेंगे, जेनरिक जो हमारी रैपर क्लासेस होती हैं उनके बारे में, क्या होती हैं वो थोड़ा सा उसमें आइडिया लग जाएगा आपको। फिर यार स्ट्रिंग बिल्डर, इसमें भी बहुत ज्यादा डेप्थ में मेमोरी के कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे कि इंटर्न पूल, स्ट्रिंग इंटर्निंग, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा क्यों होती है, कैसे होती है, तो ये सब चीजें। और फिर रिकर्शन, रिकर्शन तो यार जिन लोगों ने थोड़ी बहुत कोडिंग कर रखी है उनको पता ही होगा कि अगर रिकर्शन नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता कोडिंग में, आप आगे ट्रीज नहीं कर पाओगे, डीपी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर रिकर्शन नहीं आता तो इन शॉर्ट अब से सारी क्लासेस कोशिश करना कोई भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि सारी गेटिंग स्टार्टेड के अब जितने भी टॉपिक बचे हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। तो अच्छा, फिर इसके बाद ना मैट्रिक्स के बाद पहले स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर होगा, फिर एरे लिस्ट होगा। ठीक है, मतलब श्योर सीक्वेंस सर। ऐसी लिख रखी है, बट पहले स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर होगा। ओके। ओके जी, चलो फिर एग्जिट करता हूँ, मतलब बंद कर रहा हूँ मैं, एंड कर रहा हूँ मीटिंग। बाय बाय, गुड नाइट।